मुंबई हिंदुस्तान का दिल, और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 ताज 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था, और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एक योद्धा की। सूर्यवंशी। मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती। आई हैव बीन शॉट। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। बीवी अब्बू को जिंदा जला दिया उन लोगों ने। हाँ, मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। उसका क्या? रुक जा! शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालता। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थियरी शायद सही है। लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। सूर्या, वो लोग कब आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर वो आएंगे जरूर। इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? ये काम एक ही कमीना कर सकता है। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा, मेड इन इंडिया। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? जब खबर उठे के गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। कुछ 2% TDS हम डिडक्ट करते थे गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन पे। अब हम सीखने वाले TCS। अच्छा सा चैप्टर है 45 मिनट्स का। इसमें जो पहले 3 या 4 स्लाइड है उसी में पूरा चैप्टर कवर है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स नॉन स्टॉप अटेंशन देना है, ठीक है? कुछ चाय बाय नाश्ता वास्ता करो तो साइड में रख देना। सब लोग प्लीज 10-15 मिनट नॉन स्टॉप यहाँ पे अटेंशन दो। ये देखो, टैक्स कलेक्टेड एफर्ट्स क्यों आया वो बता रहा हूँ। पहले सबसे पहले ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करता है। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सबसे आप खरीदते ही होंगे, राइट? ये वर्क कैसे करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम्पल 1, सपोज आप लोग सब कस्टमर हो या मैं कस्टमर बन जाता हूँ, ओके? मैं अमेजॉन से क्या खरीद रहा हूँ, मोबाइल।
मैंने अमेजोन से मोबाइल खरीदा। मैं सबको वही बोल रहा हूँ कि मैंने अमेजोन से खरीदा, मैंने अमेजोन से मोबाइल खरीदा। लेकिन क्या अमेजोन बेचता है? क्या अमेजोन मोबाइल बेचता है? नहीं। अमेजोन पे ये जो नीचे शॉप्स होते हैं ना आपके बिल्डिंग में या कहीं शॉपिंग मॉल में, वो सारे शॉप्स रजिस्टर होते हैं ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये जो भी शॉप्स होते हैं दुकान, ये सारे रजिस्टर होते हैं एज अ सेलर, एज अ ई कॉमर्स वेंडर। आई रिपीट, एज अ ई कॉमर्स वेंडर। ये सारे शॉप्स, शॉपिंग मॉल, घर बैठे बैठे सब लोग रजिस्टर होते हैं। तो मैंने जो ऑर्डर अमेजोन पे बुक किया, अमेजोन वो ऑर्डर पास ऑन कर देता है वेंडर को। ठीक है, अब जो वेंडर है ना सर, वो वेंडर गुड्स बेचता है और वेंडर आपके नाम का इनवॉइस बनाता है। ये देखो, मोबाइल आप पे अमेजोन नहीं बेचता है, वो वेंडर ही आपको सेल करता है। एंड इनवॉइस पर अगर आप चेक करोगे ना, तो वो वेंडर के नाम का होता है। अमेजोन का तो खाली लोगो होता है, बताऊंगा मैं। ओके, हाँ, इस ट्रांजैक्शन के लिए मुझे और वो वेंडर को मिलाने के लिए अमेजोन कमीशन कमाता है। किससे? वेंडर से। हमसे कुछ नहीं लेता, हमारे लिए तो फ्री है। ठीक है, तो अमेजोन कमीशन कमाता है फ्रॉम वेंडर, इसलिए अमेजोन इनवॉइस रेज करेगा ऑन वेंडर। ठीक है, 10,000 प्लस जीएसटी। वेंडर ने मुझे 1 लाख प्लस जीएसटी का किया। ओके, अब देखो कैसे वर्क करेगा। अब जो पैसा देने का बारी आ रहा, जो मोबाइल का मुझे पैसा देना ना 1,18,000, ये पैसा मैं वेंडर को नहीं देता, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं है वेंडर कौन है। खाली उसका नाम और लोगो लिखा है ऊपर, मुझे तो पता ही नहीं आदमी कौन है। तो मैं जब पेमेंट करता हूँ ना, ये पेमेंट किसको जाता है? अमेजोन को। अमेजोन ने वेंडर के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट किया मुझसे। आई रिपीट, अमेजोन ने वेंडर के बिहाफ पे 1 लाख प्लस जीएसटी मुझसे कलेक्ट किया। अब उसमें से अमेजोन का जो 11,800 था ना, वो कमीशन अपना वो डिडक्ट करके ले लेगा खुद। एंड बैलेंस अमाउंट 1,06,200 ये वो वेंडर को दे देता है। ऐसे वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है? पहले मैं पेमेंट दे देता हूँ अमेजोन को ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। अमेजोन उस पैसे में से अपना कमीशन ले लेता है। ये देखो, कमीशन ले लिया। ठीक है, जो भी बैलेंस बचा वो वेंडर को वो दे देता है, एज अ रीइंबर्समेंट दे देता है। ऐसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब इसमें 2 जीएसटी है। पहला जो मोबाइल मुझे बेचा वो, और दूसरा अमेजोन ने जो कमीशन पे जीएसटी कमाया वो। ओके, तो पहले अमेजोन ने जो जीएसटी कमाया, कितना कमाया? 10,000 पे 1,800 जीएसटी। तो ये 1,800 अमेजोन वेंडर से डिडक्ट करके किसको भर दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है। तो गवर्नमेंट को 1,800 मिल गया, बराबर है। फिर ई कॉमर्स वेंडर ने जो मोबाइल मुझे बेचा था, उसमें 18,000 का जीएसटी था, लेकिन 1,800 का कमीशन पे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट था। सो 18,000 माइनस 1,800, ये वेंडर ने भी 16,200 का जीएसटी भरा। समझे? 18,000 मोबाइल पे जीएसटी कलेक्ट किया, 1,800 अमेजोन को कमीशन पे जीएसटी दिया। सो 18,000 माइनस 1,800, 16,200 का जीएसटी वेंडर ने भी दी। ऐसे करके गवर्नमेंट को 18,000 रुपए का जीएसटी का रेवेन्यू मिल गया मोबाइल और कमीशन के इनकम को। ये समझा? ये समझा सबको कैसे 18,000 मिल गया? तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन वर्क करता है। मोबाइल कौन बेचता है? प्रोडक्ट्स कौन बेचता है? वेंडर बेचता है। कभी मत बोलना अमेजोन से खरीदा, बेवकूफ हो अगर ऐसा बोलोगे। अमेजोन खाली एजेंट है, आपको और सेलर को मिलवा रहा है और कुछ नहीं होता है। अमेजोन, स्विगी, जोमैटो, कोई भी लो, फ्लिपकार्ट, ये सब एजेंट है, खाली आपको और सेलर को मिलवाते हैं और बीच में कमीशन खाते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन वर्क करता है। अब दूसरी स्लाइड पे आते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में एक स्लाइड पढ़ी थी, सेक्शन 24, कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 1 रुपए का भी टर्नओवर हुआ, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कौन सा? अगर मैं ई कॉमर्स वेंडर हूं, मतलब दुकान है मेरी, अमेजोन से माल बेचता हूँ और मैं गुड्स बेचता हूँ, गुड्स, सर्विस का बात नहीं हो रहा। अगर मैं गुड्स बेचता हूँ थ्रू अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, तो मेरे पास कंपलसरी जीएसटी नंबर होना चाहिए। रूल। सर्विस दे रहा हूँ, जैसे प्लम्बर हूँ, प्रोफेसर हूँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, अगर मैं सर्विस दे रहा हूँ तो 20 लाख तक अलाउड दे सकता हूँ। ओके, तो अगर मैं अर्बन क्लैब पे एज अ प्रोफेसर रजिस्टर हूँ, तो भले मेरी इनकम 20 लाख, भले मेरी इनकम
50 लाख हो 60 लाख हो तो मुझे रजिस्टर होना, बट अगर 3 लाख 4 लाख हो तो मुझे रजिस्टर होने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं गुड्स बेचता हूँ तो अमेजोन फ्लिपकार्ट कंपलसरी जीएसटी नंबर ले, सर्विस बेचता हूँ तो अर्बन क्लैप एक्सेट्रा तो 20 लाख तक माफ है। तो ये स्लाइड भी याद रखना, ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ी हुई। ओके, अब देखो ये सिनारियो था, लेकिन प्रॉब्लम क्या था वो डिस्कस करते। पहले प्रॉब्लम समझते हैं, फिर गवर्नमेंट ने सॉल्यूशन क्या निकाला वो दे। ओके, तो देखो अब वही स्लाइड वापस रिपीट हो रही है। मैं कस्टमर हूं, मैंने मोबाइल बुक किया, ठीक है, अमेजोन से मोबाइल बुक किया। अमेजोन तो बेचता नहीं, तो अमेजोन ने वो ट्रांजैक्शन, वो ऑर्डर पास आउट कर दिया वेंडर को। ओके, अब मोबाइल कौन बेचेगा मुझे? वेंडर। अब वेंडर चोर था, ई कॉमर्स वेंडर को मोबाइल बेच रहा है, गुड्स बेच रहे, गुड्स तो कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना चाहिए था, बट भाई साहब अनरजिस्टर्ड। ई कॉमर्स वेंडर देखो क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड है, चीटर है, डरता नहीं है गवर्नमेंट, बोला देखा जाए। तो अमेजोन से माल बेच रहा है बट जीएसटी नंबर नहीं लिया उसने। सो जो मोबाइल 1 लाख का था ना, उस पे उसने जीएसटी लगाया ही नहीं। मोबाइल भी बेच दिया 1 लाख में, इनवॉइस भी सिर्फ 1 लाख का ही दिया, नो जीएसटी। तो मोबाइल पे जो 18,000 का जीएसटी था वो आया ही। ये प्रॉब्लम हुआ, ये प्रॉब्लम हो रहा था, सारे वेंडर चोर रजिस्टर ही नहीं हो रहे थे। आप समझ रहे प्रॉब्लम क्या हो रहा था? सारे वेंडर रजिस्टर ही बोले कि देखा जाएगा, छोड़ना कौन करता है ये सब। तो गवर्नमेंट को 18,000 का जो जीएसटी रेवेन्यू था वो मिला ही नहीं, सब लोग चीटिंग कर रहे थे। सॉरी, ये क्या हुआ? 1 सेकंड। हाँ, ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो 18,000 का जीएसटी रेवेन्यू था वो मिला ही नहीं। तो अब क्या करें? ये लोग टेंशन में कि यार ई-वे बिल इंट्रोड्यूस किया, टीडीएस इंट्रोड्यूस किया, अब ये वेंडर के लिए क्या इंट्रोड्यूस करें? ई कॉमर्स वेंडर जो अमेजोन से माल बेच रहा है, फ्लिपकार्ट से माल बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है, कंपलसरी रजिस्टर होना चाहिए, बट हो नहीं रहे। अब इनको एक एक को थोड़ी पकड़ेंगे, तो क्या करें? तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन निकाला, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये प्रोविजन आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन, इसके बारे में सुनते हैं। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर जीएसटी। देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है वो देखो। ठीक है, देखो अब क्या हुआ। सपोज मैं कस्टमर हूं, ओके, मैं अमेजोन पे रजिस्टर, अमेजोन से मोबाइल खरीद रहा हूं। अब क्या हो रहा है, ये वेंडर तो चोर भाई साहब, जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना है बट नहीं ले रहा, कंपलसरी लेना है बट ले नहीं रहा है भाई साहब। तो ये ई कॉमर्स वेंडर अनरजिस्टर्ड है जीएसटी में, ठीक है। अब ये ई कॉमर्स वेंडर क्या कर रहा है? मोबाइल तो बेच रहा है, ओके, मोबाइल बेच रहा है विदाउट इनवॉइस, सॉरी विदाउट जीएसटी। उसने मोबाइल बेच दिया 1 लाख, 1 लाख में मोबाइल बेच दिया, वो भी विदाउट जीएसटी। अब क्या होगा वो देखो, अमेजोन तो अपना कमीशन कमाएगा ना। तो अमेजोन ने प्रॉपर इनवॉइस रेज किया 10,000 प्लस अमेजोन तो जीएसटी लगा है, ये देखो। तो यहाँ पे हुआ क्या, मुझे जो 1 लाख रुपए देने, मैं किसको दूंगा? वेंडर के देना है, बट मैं दूंगा किसको? अमेजोन को, ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर। देखो ये मैंने दे दिया। अब अमेजोन क्या करेगा? इसमें से अपना कमीशन डिडक्ट करेगा 11,800 का, 10,000 प्लस जीएसटी। एंड वन मोर थिंग अमेजोन करेगा, वन मोर थिंग अमेजोन डिडक्ट करेगा, वो इसमें से 1%, आई रिपीट, वो इस अमाउंट में से 1% टीसीएस भी डिडक्ट करेगा। ये देखो, ये एक एडिशनल बर्डन डाल दिया, वो 1% टीसीएस भी उसने डिडक्ट किया, एंड बैलेंस अमाउंट 87,200 ही वेंडर को मिला। तो अमेजोन का 1 लाख रुपए पे नेट अमाउंट पे 1%, 1,000 रुपए का टीसीएस भी डिडक्ट हुआ है। ये देखो, अमेजोन ने डिडक्ट किया 1,000 रुपए एंड बैलेंस अमाउंट ही वेंडर को दिया। ओके, तो ये एडिशनल हो गया। अमेजोन ने कितना पहले जीएसटी कमीशन पर 1,800 रुपए कमाए, वो उसने गवर्नमेंट को भर दिया। जो टीसीएस 1,000 रुपए डिडक्ट किया वेंडर का, वो भी उसने गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। ये देखो, वो भी भर दिया टीसीएस। ओके, और वेंडर अगर अनरजिस्टर है तो उसने तो जीएसटी कलेक्ट नहीं किया होगा, तो गवर्नमेंट 2,800 का ही जीएसटी रेवेन्यू कमा। अगर वेंडर को ये 1,000 रुपए का रिफंड चाहिए सर, जो टीसीएस डिडक्ट किया ना,
अगर वेंडर को इस 1000 रुपए का टीसीएस का रिफंड चाहिए तो उसके पास जीएसटी नंबर होना कंपल्सरी। अगर नंबर नहीं है तो 1000 रुपए गए पाए। ओके, तो इनडायरेक्टली टू ऑब्टेन द रिफंड ऑफ टीसीएस, आई रिपीट, इनडायरेक्टली टू ऑब्टेन द रिफंड ऑफ टीसीएस, सारे ई कॉमर्स वेंडर डर के मारे रजिस्टर होने लगे। क्योंकि ये तो 1 लाख का ट्रांजैक्शन है, करोड़ों रुपए का सेल होता है, तो लाखों रुपए वेंडर के फंस जाते हैं। तो वो रिफंड चाहिए कि नहीं? रिफंड चाहिए कि नहीं? तो रिफंड चाहिए तो जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर कब होगा? जब आप रजिस्टर होंगे। अगर रजिस्टर हो गए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी। सो गवर्नमेंट ने टीसीएस क्यों इंट्रोड्यूस किया? जस्ट बिकॉज वेंडर लोग रजिस्टर नहीं हो रहे थे। अमेज़न पे सेल कर रहे हैं बट जीएसटी नंबर नहीं ले रहे। अब अमेज़न पे बर्डन डाल दिया कि सबका टीसीएस करो। सिंस टीसीएस कर रहे हैं, सब वेंडर डर के मारे रजिस्टर होने लगे। ओके, तो ये 3 स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या इसमें किसी को डाउट है? सोते मत रहो प्लीज, मुझे पूछो डाउट है तो। पहले के बैचेस मुझे बहुत डाउट्स पूछ रहे, आप लोग का बैच पूछता ही नहीं है। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चलो, तो ये हमारा था सोफा टीसीएस का। क्यों टीसीएस आया, आई होप आपको समझ गया होगा। वेंडर की चीटिंग पकड़ने के लिए टीसीएस आया हुआ। ओके, अब इसी टीसीएस के बहुत सारे एफएक्यूज है, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक अमेज़न और गवर्नमेंट के बातचीत कर रहे हैं। ये देखो, सबसे पहली बात आपको डाउट आ रहा होगा, यार ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कौन? अमेज़न तो एक एग्जांपल है, बराबर। हु इज एन ई कॉमर्स ऑपरेटर? तो देखो, गवर्नमेंट ने बोला, ये 2 मार्क्स का आया था एग्जाम में। ई कॉमर्स ऑपरेटर मींस कोई भी बंदा जो ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरों को अलाउ करता है टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू द यूज। मतलब खुद ही के प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा है, अमेज़न खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेचता है, सिर्फ वो दूसरे सेलर को अलाउ करता है टू सेल प्रोडक्ट्स थ्रू अमेज़न। सो मतलब क्या है, वापस पढ़ो। ई कॉमर्स ऑपरेटर का अगर एग्जाम है तो कोई भी बंदा जो ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अलाउ अदर टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट। समझे? तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोग सबसे कि अगर समझो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, मैं गुड्स बेचता हूं वेबसाइट से, ठीक है, मैं सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तुम किसी को भी अलाउड नहीं है मेरे वेबसाइट पे आके बेचने का। खरीद सकते, बेच नहीं सकते मेरे वेबसाइट से आके। क्या मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं बिकॉज मेरी वेबसाइट है या नहीं? नहीं हूं। बिकॉज इट इज खुद का ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, इट्स नॉट, इसमें कंडीशन है अलाउड बाय द प्रोडक्ट। अच्छा, सही पॉइंट है। मैं सिर्फ खुद की वेबसाइट बना रहा हूँ, खुद के प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, तो मैं थोड़ी ई कॉमर्स हो गया। ओके, सो जस्ट बिकॉज मेरी वेबसाइट है डज नॉट मीन कि मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ओके, मैं दूसरों को अलाउ करूं तो ही मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं, वरना मैं नहीं। चलो, सेकंड क्वेश्चन, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है? ये सेकंड क्वेश्चन। तो अभी हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, सेक्शन 24 में लिखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना है, कंपल्सरी, ऑप्शन ही नहीं होता। 1 रुपए का भी सेल हुआ उनको जीएसटी नंबर लेना। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन, जो फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे अलीबाबा चाइना का है, पता होगा आपको, ओके, वो भी इंडिया में बेच रहा है हमारा, ओके, alibaba.com है, क्या इन पे भी इंडियन सेलर्स रजिस्टर है? इंडियन की दुकान है ना, वो अलीबाबा पे भी रजिस्टर होती है। तो क्या alibaba.com जो इंडिया का है ही नहीं, चाइना का है, क्या उसको भी जीएसटी नंबर लेना हो? क्या उसको भी टीसीएस करना होगा? ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट तो चलो इंडिया में ही है, बराबर है, अलीबाबा तो है ही नहीं, चाइना का है। हाँ, लेकिन इंडिया वाले उस पे भी रजिस्टर होकर इंडिया में बेचते हैं। तो क्या alibaba.com को जीएसटी नंबर लेना है, सब कुछ करना है? तो देखो क्या लिखा है, आंसर इज यस।
फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये लोग इंडिया में है, इंडिया के सेलर्स उस पर रजिस्टर्ड, इंडिया में माल बेचते हैं, तो इनको भी टीसीएस डिडक्ट करना है, जीएसटी नंबर लेना है। ओके, इस तरीके से लैंग्वेज है। अगर इनका कोई भी ऑफिस नहीं है, ब्रांच नहीं है, तो किसी पर्सन को अपॉइंट करना होगा ये लोग को, एंड वो पूरा उनका जीएसटी का सब कुछ संभालेगा। ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वर्क करेगा। चलो अब सर अगर इंडियन सेलर्स नहीं है उसमें तो मतलब जैसे चाइना के सेलर से, तो चाइना में तो जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा इंडिया का, तो वो आएगा ही नहीं। हाँ, लेकिन जो माल कस्टम पोर्ट पे आएगा, तो आप गुड्स लेने जाओगे पोर्ट पे, तो पोर्ट पे आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके सर, टीसीएस नहीं आएगा, बट जो रिसीवर है, बायर है, उसको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या है? जो ओन करता है प्लेटफॉर्म, मैनेज करता है प्लेटफॉर्म, ऑपरेट करता है प्लेटफॉर्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरों को अलाउ करता है टू सेल गुड्स और सर्विस थ्रू द यूज ऑफ प्लेटफॉर्म। उनको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। सो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट था, प्लीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अमेज़न बोल रहा है कि यार गवर्नमेंट आपको तो 1% से फायदा हो गया, हम सारे वेंडर का 1% टीसीएस करेंगे। सॉरी, सपोज 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 10,000 टीसीएस आ गया, बराबर है ना? ये तो आपको फायदा हो गया, वेंडर लोग बेचारे 1% का लॉस करेंगे, टीसीएस का बेनिफिट क्या? तो गवर्नमेंट वही समझा रहा है, कोई लॉस नहीं हुआ है। एग्री अमेज़न ई कॉमर्स, आप लोग टीसीएस डिडक्ट करोगे 1%, जो भी ट्रांजैक्शन होगा। सपोज वेंडर ने अमेज़न से 20 लाख का माल बेचा, सॉरी 10 लाख का माल बेचा थ्रू अमेज़न, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अमेज़न को 10,000 टीसीएस कट करके पे करना पड़ेगा, वो तो बराबर। लेकिन जो ये 1% टीसीएस कट हुआ है, ये वो वेंडर को रिफंड मिल जाएगा इन विच लेजर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफंड भी मिल जाएगा। वापस बोलता हूँ, ये 1% टीसीएस वेंडर को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफंड मिल जाता है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो, बराबर है। बट हाँ, अगर वो अनरजिस्टर है तो 1% रिफंड नहीं मिलेगा। सो टू गेट दिस 1%, सारे वेंडर लोग जीएसटी नंबर लेने। ओके, तो देखो गवर्नमेंट को ही सिर्फ एडिशनल काम बढ़ा है और कुछ नहीं है, बराबर है ना? सिर्फ ये तो काम बढ़ गया है और कुछ नहीं है। तो 1% जो गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो एक्चुअली कुछ नहीं मिल रहा है, वो वापस रिफंड ही मिल रहा है वेंडर को। सो 1% जो डिडक्ट होता है, वो वापस वेंडर को रिफंड मिल जाता है। विच लेजर? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। समझ गए? तो इस तरीके से वर्क करता है। अब सेकंड एफएक्यू देख रहे हैं। If we have mentioned 1% TCS, is it 1% CGST plus 1% SGST, यानी 2% है कि 0.5? TDS तो देखो 2%, 1 plus 1। TCS कैसे? देखो क्या लिखा है, ये वर्ड पर्पल कलर में जो मैंने मार्क किया, वो ध्यान से पढ़ो। TCS कलेक्ट करना और नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। वापस मैं रिपीट करता हूँ, टीसीएस कलेक्ट करना है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, सिर्फ नेट वैल्यू पे ही होता है। एंड रेट 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, ये आप लोग को 1%, 2 नहीं है, 2 नहीं। तो टीडीएस 2% था, लेकिन टीसीएस सिर्फ 1%। समझे? टीडीएस कितना था? 2%, बट टीसीएस 1% ही। और पर्पल कलर में मैंने क्या लिखा? नेट वैल्यू पे ही डिडक्ट करना है, नेट वैल्यू। चलो वही अभी क्लियर करवाता हूँ। अब देखो टीडीएस में कुछ एग्जम्पशन था, किसी को याद है तो 2,50,000 तक टीडीएस करना का नहीं। टीसीएस में कोई एग्जम्पशन 1,000, 2,000, 50,000, कुछ तो बेसिक एग्जम्पशन होगी कि टीसीएस नहीं आएगा। कोई एग्जम्पशन है? आंसर इज नो। 1 रुपए का भी सेल हुआ, अगर मैं अमेज़न पे रजिस्टर हूँ एज ए सेलर एंड मैं गुड्स बेचता हूँ थ्रू अमेज़न, 1 रुपए का भी सेल हुआ, टीसीएस आएगा, कोई एग्जम्पशन नहीं। टीडीएस में 2,50,000 का था, टीसीएस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं। बात हो गई ना? बट है, अभी क्या करें।
ओके अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग आंसर करो प्लीज। क्वेश्चन क्या है दैट सपोज मैं मिस्टर ए हूँ, वेंडर हूँ, I sold goods of 11 lakh 80 through e-commerce platform, 10 lakh plus 18% GST। अब TCS क्या मैं 11 लाख 80 पे करूं या 10 लाख पे करूं, ये मेरा क्वेश्चन। अब इंक्लूसिव जीएसटी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, TCS 10 including GST. मतलब 10 लाख पे बोल रहे हो सर? Yes, sir. अच्छा, और कोई आंसर देना चाहेगा? TCS 11 लाख 80 पे आएगा इंक्लूडिंग जीएसटी या सिर्फ 10 लाख पे आएगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी? 10 lakh. 10 लाख, ओके ठीक है, राइट आंसर है। सुनो क्या लिखा है, टीसीएस डिडक्ट होगा ओनली ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी पे टीसीएस नहीं आता, डबल डबल नहीं होता। तो जो टीसीएस है वो सिर्फ नेट वैल्यू पे ही होता है, नेट वैल्यू मतलब 10 लाख पे ही होगा, जीएसटी कंपोनेंट पे टीसीएस नहीं होगा, जीएसटी कंपोनेंट पे टीसीएस नहीं आता। इज इट ओके? तो प्लीज ये भी ध्यान रखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चार्ट। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सपोज मैं फ्रूट्स बेचता हूँ, वेजिटेबल्स बेचता हूँ, यार ये तो एग्जम्प्ट है जीएसटी, नील है, नील रेट है, नॉन जीएसटी है। अब आउटपुट एग्जम्प्ट है तो क्या 1% टीसीएस कलेक्ट करना एडवाइजेबल? जैसे मैं फ्रूट्स वेजिटेबल बेचूं तो उस पर थोड़ी जीएसटी तो माफ है, लेकिन अमेज़न से आजकल बेच सकते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल, तो क्या अमेज़न 1% टीसीएस करेगा कि नहीं करेगा, ये क्वेश्चन। तो देखो एग्जाम सप्लाई नील रेट है, नॉन जीएसटी, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, सेक्शन 52 जो टीसीएस है उसमें क्या लिखा है, टीसीएस आता है ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाई। आई रिपीट, टीसीएस आता है ओनली ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। वर्ड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई ऐसा कुछ नहीं लिखा, टैक्सेबल सप्लाई लिखा है। अगर मैं एग्जाम गुड्स बेचूं, नील रेटेड गुड्स बेच रहा हूँ, नॉन जीएसटी गुड्स बेच रहा हूँ, तो टीसीएस का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो अमेज़न टीसीएस डिडक्ट ही नहीं करेगा। सो जो भी टीडीएस में हमने पढ़ा था ना, वो ही वापस एक्चुअली रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीसीएस, करेक्ट। सो एग्जाम गुड्स, नील रेटेड गुड्स अगर मैं बेच रहा हूँ थ्रू अमेज़न, कोई अमेज़न मेरा टीसीएस नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बन सके ना? अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज आप लोग ध्यान दो, दैट हाउ एम आई सपोज्ड टू पे यू टीसीएस। अमेज़न पूछ रहा है गवर्नमेंट से कि हमें मल्टीपल ऑर्डर मिलते हैं फ्रॉम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हर ट्रांजैक्शन के बाद थोड़ी मैं टीसीएस भरूं यार। जैसे मैं अमेज़न से बेच रहा हूँ, आज एक बेचा, कल एक बेचा, परसों 10-15 बेचे, तो क्या अमेज़न हर ट्रांजैक्शन में मेरा टीसीएस करता रहेगा क्या? ठीक है सर, अगर से 15 मई को मैंने सेल किया थ्रू अमेज़न, तो क्या अमेज़न 15 मई को मेरा टीसीएस कट कर देगा? ऐसा सब क्वेरी आ रही है। तो देखो गवर्नमेंट क्या बोला वो, सपोज मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने अमेज़न से 15 मई को 1 लाख का बेचा, 22 मई को 3 लाख का माल बेचा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 29 मई को 8 लाख का माल बेचा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ये सब मैंने सेल किया है थ्रू अमेज़न। ओके, तो क्या अमेज़न हर डेट पे मेरा टीसीएस काटेगा क्या? ऐसे कुछ अलग है तो देखो क्या लिखा है, टीसीएस अमेज़न कब डिडक्ट करेगा, और एग्रीगेट ऑफ ऑल द सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ। वापस बोलता हूँ, कैसे डिडक्ट करेगा? पूरा टोटल महीने का जो भी मैंने बेचा थ्रू अमेज़न, मैंने जो भी माल बेचा थ्रू अमेज़न पूरे महीने में, एग्रीगेट ऑफ ऑल द सप्लाईज। ओके, और ये एग्रीगेट का जो भी आता है उसका 1% मुझे डिडक्ट करना है एंड पे करना है 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर, बराबर है। तो नवंबर में मैंने जो भी माल बेचा, अमेज़न 10 दिसंबर तक डिडक्ट करके पे 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट। पूरे महीने में जितना टीसीएस डिडक्ट किया है वो पूरा 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ पे करना है। सो मई में जो भी सेल हुआ था, से 10 लाख का हुआ था, ऊपर लिखा है 10 लाख का एग्जांपल, तो मई महीने में शायद 10 लाख का सेल किया है, तो ये मई मंथ का वो टीसीएस कब तक डिडक्ट करके पे करना है? 10 जून।
10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। हर ट्रांजैक्शन के बाद अमेजोन कुछ काम करना नहीं है क्या? सो पूरे महीने का वो एक एक्सेल शीट बनाता होगा एंड 1% डिडक्ट करता होगा। ओके, कब तक पे करना है? 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट FAQ आ रहा है। अभी बोल रहे यार डिडक्ट कैसे, पे कैसे करूं? हाउ एम आई सपोज टू? 1000 वेंडर है अमेजोन पे, 1000 का करोड़ हो गया, बराबर है। अब पे कैसे करूं? एग्जांपल, जैसे ये मिस्टर ए है, अमेजोन ने इसका 10,000 TCS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे किया। ये मिस्टर बी है, इनका 8,000 पे किया गवर्नमेंट को। ये मिस्टर सी है, इनका 5,000 पे किया गवर्नमेंट को। तो ऐसे तो हजारों वेंडर हो गए, राइट? अब अमेजोन पे एक सिंगल चालान में भर देगा सबका टोटल एक अमाउंट। अब गवर्नमेंट सबको रिफंड कैसे देगा? कैश लेजर में। वो पूछ रहे अमेजोन आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने किसका कितना कट किया? मैं तो एक सिंगल चालान पे करूंगा TCS का, बराबर है। क्वेश्चन जेन्युइन लगा? अमेजोन तो एक सिंगल चालान भर देगा, तो यार ये रिफंड कैसे मिलेगा वेंडर्स को? तो देखो क्या लिखा है अमेजोन को, क्या लिखा है कि बॉस ऐसा नहीं होता। अमेजोन आपको 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चालान भी भरना है एंड 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ एक रिटर्न भरना है GSTR 8। कौन सा रिटर्न भरना है? GSTR 8। ये रिटर्न भरना है, GSTR 8 करके रिटर्न भरना है। इस GSTR 8 में अमेजोन को वेंडर वाइज डिटेल देनी, वेंडर वाइज डिटेल देनी। कौन से वेंडर का कितना, जैसे मिस्टर ए का 10,000 काटा तो मिस्टर ए लिखना है, GST नंबर लिखना है, सारी इंफॉर्मेशन लिखना है। मिस्टर बी का 8,000 काटा तो मिस्टर बी, उसका GST नंबर, कौन सा ट्रांजैक्शन था, सब कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। और इस GSTR 8 के बेसिस पे गवर्नमेंट वेंडर को रिफंड देगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ऐसे वर्क। ओके, तो अमेजोन को क्या क्या करना है 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ? एक तो GSTR 8 भरना है और GST का पैसा भी भरना है, और GSTR 8 के बेसिस पे सारे वेंडर को रिफंड मिलता है, ऐसे होता है। सारे वेंडर को रिफंड मिलता है। क्या आप लोग समझे इस प्रॉब्लम को? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब देखो, जैसे इनकम टैक्स में आपने सुना होगा फॉर्म 16, फॉर्म 16A, TDS में हमने पढ़ा था 7A। क्या अमेजोन को हर एक वेंडर को कोई फॉर्म देना है? क्या अमेजोन को हर एक वेंडर को कोई फॉर्म देना है कि इतना तेरा TCS काटा, इतना तेरा TCS काटा, ऐसा कुछ भी है? ठीक है, जैसे इसका 15,000 काटा, फॉर्म 16A 7A कुछ भी देना है? तो देखो आंसर इज नो, थैंक गॉड। और एक बर्डन नहीं डाला गवर्नमेंट बोले, नहीं नहीं, अमेजोन को खाली डिडक्ट करना, GSTR 8 फाइल करना है, कोई प्रूफ सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है, ऐसा बोला। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को डिडक्ट तो करना है, पे भी करना है 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, GSTR 8 फाइल करना है, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं करना, उसके बाद कोई भी काम नहीं करना। चलो, तो GSTR रिटर्न, मैंने अभी बोला आपको कौन सा रिटर्न भरता है अमेजोन? अमेजोन भरता है GSTR 8 एवरी मंथ, 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ उसको ये रिटर्न भरना होगा कि किसका कितना कट किया, कितना था, और उसको बाद में पूरे साल का एक एनुअल स्टेटमेंट भी भरना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कंप्लायंसेस बाय कॉमर्स ऑपरेटर, तो ये लिखना होगा। ओके, एनुअल स्टेटमेंट पूरे साल का कंसोलिडेटेड 12 महीने का टोटल उसको एक रिटर्न भरना है, स्टेटमेंट भरना है GSTR 9B। कब तक भरना है? 9 months from the end of the financial year, so 31st December from the end of the financial year। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चालू है? कौन सा चालू है? 21-22। सो मार्च 22 का खत्म होता है, उसका रिटर्न कब तक भरना है? 31st December 2022 तक भरना है। ओके, 9 months from the end of the financial year। तो ये तो यार कितना काम बढ़ा दिया अमेज़न, हर महीने का त्रास, GSTR 8 भरो प्लस 9 भी भरो प्लस GSTR 1-3 भी भरो, पागल हो जाता होगा, बट है क्या करें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमेज़न। एक बार वापस वो स्क्रीन दिखाना सर। एनुअल स्टेटमेंट अपने को GSTR 9B में 9 months on the end of financial year। ओके ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अमेज़न, that TCS shall be directly transferred
ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए ये स्लाइड है, तो देखो कैसे वर्क करता है। हाँ, ये एग्जाम पॉइंट नहीं है, बस ध्यान देना अच्छा है कि जैसे अमेजोन ने जीएसटीआर रेट फाइल किया, क्या टीसीएस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा? कि वेंडर को कुछ करना है, तो देखो वेंडर को भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे सपोज ये दुर्गेश जी वेंडर है, अमेजोन से माल बेचे, ठीक है, अमेजोन ने जीएसटीआर रेट फाइल किया, तो अब इसको क्या करना है? इसको यहाँ पे आके देखो एक रिटर्न है, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड, टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट, इस रिटर्न को भी उसको भरना होगा। ये आया। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज दिख रहा है, टीसीएस क्रेडिट रिसीव, यहाँ पे दिखेगा किस किस ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, किस किस ने उसका टीसीएस डिडक्ट किया, कितना डिडक्ट किया है, कौन से मंथ का है, ये सब कुछ लिखा है। वो चेक कर सकते हैं उसके इनवॉइस के साथ। देखो ये उसने अमेजोन से माल बेचा था सपोज, ठीक है, वो अपना जीएसटी नंबर चेक कर सकता है, करेक्ट है, वो यहाँ पे मैच कर सकता है एंड कंफर्म कर सकता है क्या यही था कि तो जो भी उसने अमेजोन से माल बेचा उसके पास उसका इनवॉइस होगा, जो भी उसने फ्लिपकार्ट से माल बेचा उसका भी उसके पास इनवॉइस होगा। वो सारे इनवॉइस सब कुछ कंपेयर कर सकता है, वो सारे इनवॉइस और सब कुछ कंपेयर कर सकता है, ठीक है। वो ये उस जीएसटी नंबर मैच कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, देखो ओके। एंड अगर उसको लग रहा है कि चलो सब कुछ सही है, अमेजोन ने जीएसटी रेट करेक्टली फाइल किया, तो वो ये सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेगा, वो ये सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट करेगा एंड एक्सेप्ट करेगा नीचे जाके, देखो एक्सेप्ट वर्ड दिखा, एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट करेगा तभी जाके ये एक्सेप्ट होता है, तब तक कैश लेजर में नहीं आता पैसा। अब जैसे एक्सेप्ट किया उसके बाद वो ये रिटर्न फाइल करेगा। वेंडर है, ये सब कुछ वेंडर कर रहा है, अमेजोन नहीं कर रहा है। वेंडर ने जैसे ये रिटर्न फाइल किया है, ठीक है, पहले जीएसटी रेट फाइल किया अमेजोन ने, इसमें ऑटो पॉपुलेट होगा, इसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ये रिटर्न फाइल करेगा, देखो फाइल कर रहा, फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव, दिख रहा है, ये वो रिटर्न फाइल करेगा। जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा ये पैसा मिलने नहीं वाला है कैश लेजर, ओके। सो जैसे ये रिटर्न फाइल करेगा, आइदर ओटीपी से कर सकते हैं, ईवीसी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन, या फिर डीएससी से कर सकते। मैं ओटीपी से बता रहा हूँ आपको, ये देखो फाइल किया, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, ये देखो कि टीडीएस टीसीएस मैंने फाइल किया। अब जैसे आप कैश लेजर में देखोगे अब आपके पैसा आ गया, दिख रहा है 280 रुपीज, 7 रुपीज 7। ये रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद आपके कैश लेजर में पैसा आता है, तो डायरेक्टली नहीं आने वाला। अमेजोन जीएसटी रेट भरेगा तो डायरेक्टली नहीं आने वाला है कैश लेजर में, आपको साथ में ही एक्सेप्ट भी करना, एक्सेप्ट करोगे तो आए, ओके। तो ये एग्जाम में तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट ये आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए था, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो गवर्नमेंट वही बोल रहा है, आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको ये टीडीएस टीसीएस हर महीने का रिटर्न भरना होगा। जब तक आप नहीं करोगे ये पैसा रिफंड नहीं आने वाला आपके कैश लेजर, ओके। तो ये सारे यूजलेस काम है, बट आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं। सर यूजलेस काम नहीं, यही कमाने का जरिया अपॉर्चुनिटी वो भी है, वो बात सही है, कंप्लायंसेस काफी बढ़ गए हैं और कुछ नहीं। सर वही तो लास्ट टाइम बोला था, इसकी वजह से अपना अकाउंटेंट लोगों का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। हाँ वो है, सही बात। एटलीस्ट जिसको नॉलेज नहीं है सर, देखो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जीएसटी में आया है। हाँ वो है, जॉब्स बढ़ गई, काफी बढ़ गए, एंड काफी लोगों को जीएसटी, सीनियर लोगों को आता नहीं है, तो हम पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ जीएसटी का नॉलेज लो। अगर आपको कॉस्टिंग में जॉब चाहिए, अकाउंट्स में चाहिए, टैक्स में चाहिए, सब में जीएसटी अगर नहीं आता है तो कोई जॉब देने ही नहीं वाला, वो भी मैं बता। यस परफेक्ट, बराबर है। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मैं इसलिए ये प्रैक्टिकल दिखा दो ताकि आपको पता चले, थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि कैसे वर्क करता है। तो मेरी कंपनी में पूरा जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन मैंने किया था 1 रात के अंदर। अरे वाह। जब 1 जुलाई को जब इम्प्लीमेंट करने का था, हाँ। तो पूरी टीम लगा के वी आर ऑपरेटिंग थ्रू सॉफ्टवेयर, हमारा क्या बोलते हैं एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है, तो उसमें सब में जीएसटी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना।
हाँ करेक्शन नहीं होगा, तो वो एक ही दिन में बिठा के पूरी टीम से करवा के 6 लोगों को बिठा के करवाया था हूँ। अच्छा, वेरी गुड और उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था। ये सही है, ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज का करते रहिए तो ही बेटर रहेगा। और जीएसटी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिलहाल तो, अभी भी ये अभी भी इस पर बहुत सारे चेंज आते रहते हैं, इसलिए अपडेट रहना ही चाहिए। दो है सर, एक तो जीएसटी और दूसरा टीडीएस। इंडियन में काफी बहुत अपॉर्चुनिटी है। हाँ सही है, उसमें सैलरी में तो बहुत है। अब नेक्स्ट आता है ये किसी के माइंड में होपफुल ये क्वेश्चन आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आया होगा कि मिस्टेक्स तो यार ह्यूमन नेचर है। अमेज़न क्या बोल रहा है यार, गलती तो इंसान का उसमें ही लिखा है कि सपोज मैंने टीसीएस डिडक्ट किया मिस्टर ए का, टीसीएस किसका डिडक्ट किया मिस्टर ए का 10,000, ठीक है, एंड ये भर भी दिया, लेकिन जीएसटीआर रेट भरा तो मिस्टर ए की जीएसटी नंबर नहीं डाला, बाय मिस्टेक मिस्टर बी का जीएसटी नंबर डाल दिया, तो ये तो होने ही वाला। ये तो गलती तो होती है, एक्यूरेसी थोड़ी होती है। तो क्या हम जीएसटीआर रेट रिवाइज कर सकते हैं, ये अमेज़न का क्वेश्चन सही है ना, गलती तो होने ही वाली है। तो देखो गवर्नमेंट क्या बोला कि यार जीएसटीआर रेट एक बार भर दिया तो भर दिया, जीएसटीआर रेट एक बार आपने भर दिया तो इट कैन नेवर बी रिवाइज। ओ माय गॉड, ये देखो तो क्या कर सकते हैं, इनसे गलती तो होने वाली है। तो देखो क्या लिखा है कि हाँ आप रिवाइज नहीं कर सकते जो भरा, लेकिन आप अमेंडमेंट कर सकते हो इन सब्सिक्वेंट मंथ्स जीएसटीआर रेट। क्या कहा, आप अमेंडमेंट कर सकते हो इन सब्सिक्वेंट मंथ जीएसटीआर रेट। ओके, ये लिखा है, ठीक है, अमेंडमेंट कर सकते हो मतलब मैं बताता हूँ, जैसे गलती हुई है मई मंथ के रिटर्न में, तो जून मंथ का जब आप रिटर्न भरोगे उसमें ये मिस्टेक को रेक्टिफाई चेंज, मतलब मिस्टर बी का जीएसटी नंबर हटा के मिस्टर ए का डाल सकते, बट जो अपलोड हो गया वो अपलोड हो गया, वो मंथ को एडिट रिवाइज कुछ नहीं कर सकते। और ये आप लोग कब तक रिवीजन कर सकते हो, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सितंबर 2021 तक। कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, मई 20, बराबर है, कब गलती की थी, मई 20, मतलब फाइनेंशियल ईयर है 2021 प्लस 6 मंथ, सितंबर 2021 तक जो भी मैं जीएसटीआर रेट भरूंगा उस सब में मैं अमेंडमेंट कर सकता हूँ, ये रूल है, उसके बाद नहीं कर सकता। ओके, तो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप ये मिस्टेक को अमेंड कर सकते हो, ये लॉ। उसके बाद भूल जाओ, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने दिया है, रिवीजन अलाउड नहीं है बट अमेंडमेंट अलाउड है। तो जीएसटीआर रेट एक बार फाइल हो गया तो रिवाइज नहीं हो सकता, बट आप अमेंडमेंट कर सकते हो कब तक, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और जो एनुअल स्टेटमेंट था ना 9B, 9 महीने के अंदर भरना है वो, विच एवर इज अर्ली, तब तक आप इसको रिवाइज अमेंडमेंट कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। नॉर्मली ये फर्स्ट ऑप्शन ही पहला आएगा, विद इन 6 months, कोई भी एनुअल स्टेटमेंट दिसंबर के पहले नहीं भरता। ओके, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखो, ये प्रैक्टिकली यूजफुल है, एग्जाम ओरिएंटेड इतना यूजफुल नहीं है, प्रैक्टिकली ये सब काम आए। ये भाई क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है, ये देखो ये क्या कह रहा है, तो ये तो रिपीट हुआ। एक मिनट ना, ये देखो अब ये क्या कह रहा है कि देखो अमेज़न और सबका बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि गुड्स रिटर्न 10 दिन 7 दिन कुछ देते हैं, मिंत्रा वाले तो 15 से 30 दिन देते हैं। सो गुड्स रिटर्न पॉलिसी सबसे बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स। ओके, अगर मैं वेंडर हूँ, मैं अमेज़न से माल बेचता हूँ, से 10 लाख का बेचा मई, 10 लाख का बेचा मई में, ओके, अब काफी और अमेज़न तो मेरा जो भी पैसा आएगा उसमें से 10,000 टीसीएस पे उसमें भर दिया होगा, 10 लाख पे 10,000 टीसीएस भर दिया होगा। कस्टमर को तो हैबिट है रिटर्न करने की, कस्टमर रिटर्न ही करते हैं। तो 10 लाख का जो मैंने मई में बेचा उसमें से मई मंथ में इटसेल्फ 4 लाख का रिटर्न भी आया। 10 लाख का जो मैंने माल बेचा था मई महीने में, उसी महीने में 4 लाख का रिटर्न भी आ गया। सो अगर देखा जाए
तो मैंने सिर्फ 6 लाख रुपए का ही सेल किया, बराबर है, करेक्ट है। और ये 4 लाख रुपए का जो आया, अमेजोन ने पैसा रिफंड भी दे दिया कस्टमर, अमेजोन ने 4 लाख का पैसा रिफंड भी दे दिया कस्टमर। सो टेक्निकली तो मेरा सेल अमेजोन से 6 लाख का, बट अमेजोन ने कितना टीसीएस करना पड़ा, 10,000। तो यार ये तो ज्यादा हो गया, तो चीटिंग है, समझा प्रॉब्लम। मेरा सेल कितना हुआ है, 6 लाख, लेकिन अमेजोन ने 10 लाख पे 10,000 टीसीएस काट दिया है, तो यार ये तो चीटिंग हो गई। मैंने गवर्नमेंट को 10,000 मिल गया, लेकिन मेरा सेल एक्चुअली देखो तो 6 लाख ही है, तो 6,000 ही आना चाहिए था, तो यार ये क्या चीटिंग है। तो देखो गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि मैंने लिखा क्या है, टीसीएस किस पे होता है, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज पे होता है। नेट वैल्यू का क्या मतलब, नेट वैल्यू मतलब गुड्स रिटर्न होने के बाद जो वैल्यू आता है उस पे टीसीएस होता है। सो मई महीने में मैंने अमेजोन से कितना सेल किया, 10 लाख। मई महीने में कितने गुड्स रिटर्न आ गए, 4 लाख। सो नेट सेल कितना है तो अमेजोन 6 लाख। तो 10,000 नहीं, अमेजोन सिर्फ 6,000 डिडक्ट करेगा ऑन 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ, एंड 10th के पहले ही वो पैसा भी 6,000 ही भरेगा। ओके, तो ये ऐसे वर्क करता है, जितना सेल हुआ डायरेक्ट ग्रॉस पे डिडक्ट नहीं कर रहे, इसलिए तो 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ बोला कि पूरा महीना खत्म होने के बाद अमेजोन टीसीएस कट करता है, राइट। तो पूरा महीने में जितने गुड्स रिटर्न आ गए उतना लेस करने के बाद 10 - 4 6 लाख पे ही अमेजोन टीसीएस करेगा 6,000। ओके, इसलिए ये वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है। टीसीएस डिडक्ट होता है सिर्फ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। क्लियर। चलो अब इसमें और क्वेरी है, देखो बहुत सारे क्वेरी है कि यार गुड्स रिटर्न सेम मंथ में थोड़ी होता है, 10-15 दिन 30-30 दिन का टाइम होता है। कुछ तो ई कॉमर्स ऑपरेटर 15 दिन का टाइम देते हैं। एग्जांपल, जैसे मैंने 10 लाख का गुड्स बेचा इन May 20, ओके, देखो 10 लाख का गुड्स बेचा May 20 को। अब अमेजोन ने 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ 10,000 का भर दिया, सही है। अब जून मंथ में जो मैंने मई में बेचा था ना, जो मैंने मई में सेल किया था, कुछ कस्टमर ने जून में 3 या 4 लाख के गुड्स रिटर्न कर दिए। जून मंथ चेंज हो गया, पिछले एग्जांपल में सेम मंथ में हुआ, इसमें क्या हो गया, जून मंथ में रिटर्न हुआ। टेक्निकली देखो मेरा सेल तो 7 लाख का ही हुआ, 10 - 3 तो 7,000 ही आना, बट मंथ चेंज हो गया तो अमेजोन की भी गलती नहीं, उसको तो टीसीएस 10 तक भरना ही। तो अब क्या करें, अब क्या करें, सॉरी अब क्या करें। तो गवर्नमेंट देखो कह रहे, आई एग्री दैट मई मंथ में तो ग्रॉस सेल भी आपका 10 लाख है, एंड मई मंथ में कुछ गुड्स भी रिटर्न नहीं हुआ, बराबर है। तो मई मंथ में आपका नेट सेल भी 10 लाख ही है, तो 10,000 ही टीसीएस आएगा, उसमें ऑप्शन नहीं है। ओके, कुछ भी गुड्स मई में रिटर्न नहीं हो तो टीसीएस 10,000 ही रहेगा। बट ये पूछ रहा है गवर्नमेंट कि जून मंथ में आपका कितना सेल हुआ है थ्रू अमेजोन। गवर्नमेंट क्या पूछ रहा है, जून मंथ में मेरा कितना सेल हुआ है थ्रू अमेजोन। तो अमेजोन कह रहा है 15 लाख, मिस्टर प्रतीक ने 15 लाख का माल बेचा है थ्रू अमेजोन। ओके, तो देखो गवर्नमेंट अब क्या करे, ये सुनो कि बॉस यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली ऑन नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो जून मंथ में आपका ग्रॉस सेल कितना, 15 लाख। मई में जो बेचा था, जो जून में रिटर्न आया 3 लाख, तो जून का सेल कितना माना जाएगा, 15 - 3 12 लाख। एंड जून मंथ में अमेजोन कितने पे टीसीएस करेगा, सिर्फ 12 लाख पे 12,000। तो ये मंथ चेंज हो गया, तो उस पर्टिकुलर मंथ में जितना सेल है उसमें से वो एडजस्ट, उसमें से मई मंथ में गुड्स रिटर्न नहीं हुए थे, तो मई मंथ में ग्रॉस सेल 10 लाख ही था, मई महीने में ग्रॉस सेल 10 लाख ही था, तो अमेजोन को 10,000 करना ही पड़ेगा। लेकिन जून मंथ में गुड्स रिटर्न हुए, तो जून मंथ के सेल के सामने वो गुड्स रिटर्न एडजस्ट होता है। समझा कि बाउंसर गया है? सबको समझा ये पॉइंट? यस सर। वेरी गुड, चलो तो ये आपका टीसीएस का पॉइंट इस तरीके से वर्क करता है। ओके, चलो अब मैं क्वेरी नहीं है जाने दो, ये पूछता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट। सुनो,
अमेजोन पूछ रहा है कि सर हमने तो जीएसटी नंबर लिया है, क्योंकि अमेजोन को तो कंपलसरी लेना है और उनका कमीशन तो 200 करोड़ 2.5 लाख करोड़ जितना हो, 20 लाख के तो ऊपर ही हो। तो जो टीसीएस डिडक्ट करना है तो अमेजोन का जो रेगुलर जीएसटी नंबर है उसी पे करना है कि कैसे होगा, समझे? अमेजोन का एक रेगुलर जीएसटी नंबर तो होगा ना आउटवर्ड सप्लाई के लिए, जिसकी वजह से जीएसटी रिटर्न्स भरता हो, तो उसी बेस पे टीसीएस करना है कि कैसे होता है? तो देखो क्या बोले कि नो, टीसीएस डिडक्ट करने के लिए अमेजोन को एक अलग जीएसटी नंबर लेना होगा। अमेजोन का 2 जीएसटी नंबर होगा, एक होगा रेगुलर जीएसटी नंबर जिससे वो मंथली जीएसटीआर 1 3B सब कुछ कमीशन पे जो रेवेन्यू कमा रहा होगा, और दूसरा उसका अलग नंबर होगा टीसीएस जिसमें वो सिर्फ पैसा कट करेगा 1% जीएसटीआर रेट। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट है। सर बट क्या जरूरत है अगर अपने पास एक नंबर है तो क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी नहीं दी है। अगर आपका रेगुलर जीएसटी नंबर है ना तो उसमें टीसीएस करने का पॉइंट ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, ऐसा मतलब होना चाहिए था, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये सब कंप्लायंसेस बहुत बढ़ जाते हैं, काम बहुत बढ़ गया है, लिमिट के बाहर बढ़ गया वो लोग। हाँ सर, पहले तो वो वाले में भी उनको करना था और अभी इसमें भी उनको करना है, मतलब बहुत ज्यादा काम बढ़ गए, बहुत बढ़ गया। और उनका हर स्टेट में अलग जीएसटी नंबर है, अगर आपको आइडिया हो तो 36 का जीएसटी नंबर है। हाँ, और उसमें भी टीसीएस का सेपरेट नंबर। हाँ, तो उनका काम तो उन्होंने लॉन्च भी की थी कंप्लेंट जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ कि कुछ रहम करो हम पे, बट नहीं किया। तो ये है, ये सिर्फ एडिशनल ज्ञान है। तो अगर इस चैप्टर का समरी देखें तो देखो, अगर एग्जाम में आपको 5 मिनट में रिवाइज करना है इस चैप्टर को तो ये देखो, सबसे पहला आता है व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहला जो ओन करता है ई कॉमर्स, मैनेज करता है अलग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो दूसरों को अलाउ करता है टू सेल गुड्स और सर्विस थ्रू ई कॉमर्स। ओके, अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ मेरा ही माल बेचना होता है, नॉट एन ई कॉमर्स, लेकिन मैं अगर आपको भी बेचने को दे रहा हूँ, आप भी सर्विस दे सकते हो, देन आई एम इन ई कॉमर्स। सेकंड क्वेश्चन, क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरी नंबर लेना है? हाँ, तो सेक्शन 24 में लिखा है कि उनको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना। थर्ड, रेट ऑफ टीसीएस क्या है? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी या 1% आईजीएसटी। ओके, क्या टीसीएस एग्जाम गुड्स जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल पे भी आता है? एब्सोल्युटली नॉट। टीसीएस एग्जाम गुड्स नील रेटेड गुड्स नॉट जीएसटी पे नहीं आता, टैक्सेबल पे ही आता है। ओके, क्या टीसीएस जीएसटी कंपोनेंट पे डिडक्ट होता है? नो, इट इज डिडक्टेड ओनली ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, यानी जीएसटी छोड़ के जो अमाउंट है उसी पे आता है। अब टीसीएस ग्रॉस पे आता है कि गुड्स रिटर्न के बाद आता है, तो लिखा क्या है? टीसीएस नेट वैल्यू पे आता है। नेट वैल्यू मतलब जो ग्रॉस आपने बेचा लेस गुड्स रिटर्न, नेट वैल्यू पे ही टीसीएस। ओके, कौन सा रिटर्न भरना है अमेज़न को? अमेज़न बेचारे को हर महीने जीएसटीआर रेट भरना है, कब तक? 10th ऑफ द सब्सिक्वेंट, और उसके साथ साथ उसको एक एनुअल स्टेटमेंट भरना है जीएसटीआर 9B, जीएसटीआर 9B। ओके, हर साल, हर महीने, फिर हर पूरे साल में। टीसीएस हम कहाँ रिफंड होता है? पहले मुझे एक्सेप्ट करना होगा वेंडर को, तो ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफंड आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये रिफंड आ जाता है। ओके, तो ये एग्जाम में बस इतना ही पढ़ के जाओ तो सफिशिएंट रहता है, क्योंकि 2 टीटीएस एंड टीसीएस 2 से 4 मार्क्स का आता है एग्जाम, और ये छोटे छोटे चैप्टर से आपको 50-60 मार्क्स गेन करना। कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ही है। तो ये भी आपका एक छोटा सा लास्ट में दिन आप रेफर कर सकते हो समरी को, और आपको हेल्प हो जाएगा। ओके, तो ये चैप्टर में किसी को डाउट है टीसीएस में? वरना मैं नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करता हूँ। नो सर। नहीं, नो सर। चलो ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। शॉर्ट एंड स्वीट सा चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं,
टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मैं वो चैप्टर ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इसमें भी 2 से 4 मार्क्स का आ जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है, हाफ एन आवर लेगा। देखो ये इसमें 2 पार्ट है, दोनों हाफ एन आवर लेंगे, तो यही चैप्टर अभी 1 घंटा चलेगा। सुन लो। देखो पहले हम इस चैप्टर को डिवाइड करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 31, टैक्स इनवॉइस क्या होता है, कब करना है, क्या करना है। फिर 31(3) एक ऑप्शन है जब आप टैक्स इनवॉइस को रिवाइज कर सकते हो, करेक्ट। फिर रूल 46 है कि टैक्स इनवॉइस में कंटेंट क्या होते हैं। एक रूल 54 है कि स्पेशल प्रोविजंस दिए, किसी जन को स्पेशल प्रोविजंस दिए, वो भी मैं बताता हूँ। एंड सबसे डेंजर आता है सेक्शन 34 क्रेडिट। तो इस 5 पार्ट में इस चैप्टर को मैंने डिवाइड किया ताकि आप लोग को याद। ये देखो, पहला, सपोज मैं सप्लायर, मैंने आप सबको गुड्स भेजा 10 लाख प्लस 18% जीएसटी। तो कोई डॉक्यूमेंट तो देना होगा, ठीक है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू ऑन टैक्स इनवॉइस, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट आप पे रेज करूंगा? तो आंसर है सेक्शन 31। ये सेक्शन प्लीज याद रखो। सेक्शन 31 में लिखा है फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, सप्लायर को डॉक्यूमेंट रेज करना है टैक्स इनवॉइस। कौन सा रेज करना है? टैक्स इनवॉइस। ओके, ये रेज करना है, खाली इनवॉइस मत बोलो। सेक्शन 31 में लिखा हुआ है अगर मैं टैक्सेबल गुड्स बेच रहा हूं, मुझे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव आजकल एमसीक्यू में भी आपके एग्जाम होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये देखो एक रेगुलर फॉर्मेट दिखा है, कुछ कम नहीं है। आप लोग सबने शायद देखा होगा इनवॉइस कैसे होता है। यहाँ हेडिंग देखो, टैक्स इनवॉइस। ओके, और इस पे जीएसटी भी लगा है क्योंकि टैक्सेबल गुड्स है या टैक्सेबल सर्विस है, तो इसलिए ये ऐसे हो इनवॉइस फॉर्मेट है, करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स इनवॉइस अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या? जैसे आप दुकान में जाते हो, आप लोग सब होपफुली अनरजिस्टर्ड हो, तो क्या दुकानदार सबको इनवॉइस थोड़ी देता है? तो एग्जांपल से सपोज मैंने गुड्स बेचे 10 लाख प्लस 18% जीएसटी के, आप सबको, एंड आप लोग के पास जीएसटी नंबर नहीं, क्या मुझे अभी भी आप पे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है? आप तो अनरजिस्टर्ड हो, आपको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने नहीं वाला, तो क्या करना है कि नहीं करना? तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 31 में लिखा है फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, सप्लायर को कंपलसरी टैक्स इनवॉइस देना है, चाहे रिसिपिएंट रजिस्टर हो कि ना हो। सप्लायर का काम है इनवॉइस इश्यू करना, सप्लायर का काम है इनवॉइस इश्यू करना, ये काम है। अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है, मुझे कंपलसरी टैक्स इनवॉइस इश्यू करना ही करना। ओके, चाहे आप लोग रजिस्टर हो या आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, सप्लायर को तो इनवॉइस इश्यू करना पड़ता। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो आप लोग मांग सकते हैं, वरना ये मेरा ब्लैक मनी हो जाता है, समझे? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो अब नेक्स्ट, एग्जम्पशन इन जनरेशन ऑफ टैक्स। एक एग्जम्पशन है, वो भी मैं सिखा देता हूँ। सपोज मैंने फास्ट फूड बेचा, अभी मैं डोसा बेचता हूँ, इडली बेचता हूँ, तो थोड़ी सब डोसा खाने आते उसको इनवॉइस बेचने बैठूंगा, पर मैं होटल वाला नहीं हूँ। होटल वाले देखो 5 रुपए का चाय पियो कि 50 रुपए का खाओ कि 5000 का खाओ, इनवॉइस देते ही देते, आपको बिल हाथ में देते हैं तभी आप पैसा देते हो। बट मैं तो यार रास्ते पे लॉरी और वैसा सब चला रहा हूँ, उसपे तो कोई भी आके खाना खाता है, वो थोड़ी आपको बिल देता है। कभी सुना बिल दिए उनको? वो तो पूरा ब्लैक मनी रहता है। तो मैं फास्ट फूड दे रहा हूँ, ये सारे खाने, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे फोटोज दिखा रहा हूँ आपको। सप्लायर आज सप्लाइंग, और ये सारी आइटम कितने में आती है? 10 रुपए की, कुछ 50 रुपए की, कुछ 100-200 उतने की आती है, ज्यादा तो आती नहीं। क्या मैं सप्लायर, मेरे पास जीएसटी नंबर है, क्या मैं हर एक को इनवॉइस बेचने बैठूं, हर एक को इनवॉइस दूं? मेरा हर एक वैल्यू 200 रुपए से कम है, कोई एग्जम्पशन है क्या? तो देखो लिखा है एक्ट में, क्या लिखा है सेक्शन 31(3) में कुछ लिखा है
मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास जीएसटी नंबर है, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करूंगा। कब? अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 as well as recipient is unregistered in GST and recipient ने इनवॉइस मांगा नहीं, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तो सप्लायर चाहे तो इनवॉइस नहीं भी रेज कर सकता है, इट इज ऑप्शनल। कब? तीनों कंडीशन कब? जब मैंने आपको जो गुड्स बेचा या सर्विस दी वो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹200 से कम, आप लोग के पास जीएसटी नंबर नहीं है, सिर्फ जीएसटी नंबर नहीं है तो आईटीसी का क्वेश्चन नहीं आता, और आप लोग को बिल में इंटरेस्ट भी नहीं, तो आपने कभी इनवॉइस मांगा था? अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सप्लायर इनवॉइस रेज नहीं करे। लेकिन हाँ, सप्लायर को इनवॉइस रेज करना पड़ेगा पूरे दिन का। क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनो, एक एक जन पे इनवॉइस नहीं करेगा, बट पूरे दिन में जितना माल बेचा, जितनी सर्विस, उसका कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा हर दिन। ठीक है, फॉर टोटल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द डे, पूरे साल, पूरे दिन में मैंने जितनी पाव भाजी बेची से 2000 की बेची, उस 2000 का कंसोलिडेटेड इनवॉइस मैं बना के रखूंगा मेरे ही नाम पे, सेलर भी मैं, बायर भी मैं, ऐसे करके बना के रखूंगा ताकि गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दिखा सको कि 2000 का रेवेन्यू कमा। समझे? ऐसा है तो एग्जम्पशन कब मिलेगा? अगर ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको ₹200 से कम हो तो ये फैसिलिटी दी, ₹200 से कम हो तो, एल्स नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको ₹100 का माल बेचता हूँ और आपके पास जीएसटी नंबर है तो सर मुझे इनवॉइस रेज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कंडीशन है? रिसीवेंट इज अनरजिस्टर्ड हो रहा है। ओके, अरे सर अब ये देखो, ये भाई साहब क्या बेच रहे हैं? अब सप्लाई ऑफ एग्जाम, देखो अब तक तो टैक्सेबल गुड्स आ रहे हैं, अब ये सर है वो एग्जाम गुड्स बेच रहे हैं, नील रेटेड, जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स बेच रहे हैं। इससे पे शायद रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड पता नहीं, पर ये गुड्स एग्जाम है, ये देखो बेच रहे हैं ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारे बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए गुड्स पे एग्जाम है, जीएसटी का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो इसके लिए सप्लायर कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करेगा? मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि गुड्स एग्जम्प्ट, गुड्स आर एग्जम्प्ट इन जीएसटी, तो क्या टैक्स इनवॉइस रेज करूं? तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 31 रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर मैं एग्जाम गुड्स या एग्जाम सर्विसेज दे रहा हूँ तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना है? बिल ऑफ सप्लाई, ये रेज करना है, टैक्स इनवॉइस नहीं कर सकता। कौन सा रेज करना है? बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई रेज करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं। टैक्सेबल गुड्स हो तो टैक्स इनवॉइस, एग्जाम गुड्स या एग्जाम सर्विस हो तो बिल ऑफ सप्लाई रेज करना पड़ेगा। ये आपका बिल ऑफ सप्लाई का फॉर्मेट वही है जो इनवॉइस था, वो ये खाली ऊपर हेडिंग देखो, बिल ऑफ सप्लाई हुआ, और जीएसटी आएगा ही नहीं क्योंकि एग्जाम, ठीक है, वही है, खाली दो चीज चेंज हुई, टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई आ गया, और जीएसटी आ ही नहीं सकता क्योंकि एग्जाम। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। जैसे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ गुड्स या सर्विसेज, रिसिपिएंट आउटसाइड इंडिया का होगा क्योंकि एक्सपोर्ट है, ये देखो अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या सर्विस। कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? पानी से कर सकते हैं, ट्रक से भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं एयरक्राफ्ट से भी कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मोड्स ऑफ एक्सपोर्ट है। अब इसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स को क्लासिफाई किया है जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट्स को हमने किस में क्लासिफाई किया है? जीरो रेटेड, तो इसके लिए मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना है? ये क्वेरी आएगी। ठीक है, तो देखो वापस वही सेक्शन है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, मतलब एक्सपोर्टर तो जीएसटी चार्ज ही नहीं कर सकता। अगर मैं यूएसए में, यूके में माल बेचता हूँ तो सर मैं जीएसटी नहीं कलेक्ट कर सकता हूँ, बराबर है ना, जीरो रेटेड है, तो आई कैन नॉट चार्ज और कलेक्ट जीएसटी। सही है, तो मैं यूएसए वाले से जीएसटी तो कलेक्ट नहीं कर सकता, हेंस अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ
तो इसके लिए भी मुझे एक्चुअली बिल ऑफ सप्लाई रेज करना चाहिए। ये लॉ में लिखा है कि एक्सपोर्ट पे भी आपको टेक्निकली आप जीरो रेटेड है, बराबर है, जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो बिल ऑफ सप्लाई आना चाहिए था। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है वो सुनो। अगर आप प्रैक्टिकली कहीं जॉब कर रहे हो या क्लाइंट है आपके, तो देखो कैसे होता है, वो लोग आज भी टैक्स इनवॉइस ही बनाए एंड गवर्नमेंट ने बोला है अलाउड है, टैक्स इनवॉइस करो, बिल ऑफ सप्लाई करो, जो करना है करो, अलाउड। तो टेक्निकली मेरे हिसाब से इसमें बिल ऑफ सप्लाई ही आना चाहिए था, बट सिंस गवर्नमेंट ने बोला है कि दोनों अलाउड है तो फिर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा इसमें, बराबर है ना। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे बिल ऑफ सप्लाई ही आना चाहिए। ओके, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू ब्रांचेस विद इन द स्टेट ऑन सेम जीएसटी नंबर। सपोज मैं सप्लायर मुंबई का, ओके, एंड पुणे में भी मेरी एक ब्रांच है, दोनों महाराष्ट्र में, बराबर है, दोनों में सेम जीएसटी नंबर, पुणे में भी वही जीएसटी नंबर है, मुंबई में भी वही जीएसटी नंबर है, करेक्ट। अब मैंने गुड्स एंड बटन दब गया। अब मैंने गुड्स एंड सर्विस सप्लाई कर दी विद इन द स्टेट, दोनों सेम जीएसटी नंबर है, मुंबई पे भी सेम जीएसटी नंबर है, पुणे पे भी सेम जीएसटी नंबर है, मैंने गुड्स सप्लाई की है विद इन द स्टेट सेम जीएसटी नंबर। अब उस पे तो जीएसटी आता ही नहीं, ये तो सेल ही नहीं माना जाता, बराबर है। सो कौन सा डॉक्यूमेंट सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू फॉर ब्रांच ट्रांसफर, ये टैक्सेबल ही नहीं है, एग्जम्प्ट भी नहीं, ये सिर्फ सेल ही नहीं, ये सप्लाई नहीं। तो इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आता है, तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर विद इन द स्टेट, वो भी सेम जीएसटी नंबर, सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू इश्यू डिलीवरी चलान। डिलीवरी चलान करके एक डॉक्यूमेंट है, वो इश्यू करना होगा और उसके बेस पे आप डिलीवरी कर सकते हो, ना ही टैक्स इनवॉइस, ना ही बिल ऑफ सप्लाई। क्या इश्यू होगा सर, डिलीवरी चलान बेस होगा, डिलीवरी चलान, ये डिलीवरी चलान के बेस पे ही आपको माल इधर उधर घुमा। ओके, लेकिन मैं आउटसाइड द स्टेट दे रहा हूँ, जैसे मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, ये जीएसटी नंबर है, मेरी दूसरी ब्रांच है दिल्ली में, अलग जीएसटी नंबर। अब मैं सप्लाई कर रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट, वो भी डिफरेंट जीएसटी नंबर। अब मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना है वो पूछो। देखो सेक्शन 7 में क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट पर्सन करके कुछ याद है क्या, कुछ याद है? डिस्टिंक्ट पर्सन करके हमने पढ़ा था कि अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूँ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, डिफरेंट जीएसटी, तो ये भी एक टैक्सेबल सप्लाई है, इस पे जीएसटी लगता है। अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूँ डिस्टिंक्ट पर्सन में, तो एक टैक्सेबल सप्लाई, इस पे जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लायर को कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना होगा, अगर मैं गुड सप्लाई कर रहा हूँ आउटसाइड द स्टेट, डिफरेंट जीएसटी नंबर, कौन सा डॉक्यूमेंट रेज करना होगा, तो ये देखो सेक्शन 31 में क्लियरली लिखा है कि अगर टैक्सेबल गुड्स दे रहे हो, मैं आउटसाइड द स्टेट बेच रहा हूं, मतलब गुड टैक्सेबल हो गया, ये सब टैक्सेबल सप्लाई है, तो हमें डॉक्यूमेंट टैक्स इनवॉइस रेज करना है। हाँ, लेकिन अगर मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे रहा हूँ, ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो एग्जम्प्ट है, तो इस ब्रांच ट्रांसफर पे बिल ऑफ सप्लाई, यहाँ डिलीवरी चलान नहीं चलेगा, यहाँ डिलीवरी चलान नहीं चलेगा। समझ रहा है सबको? देखो एक एक चीज में आंसर चेंज हो रहा है। हमने 3 डॉक्यूमेंट पढ़े अब तक, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई एंड डिलीवरी चलान। चलो ओके, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये पहले नहीं था, बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। ये देखो, ये पढ़ो, ये क्या आ रहा है, ये एक सब लोग, सपोज आप लोग सब बाहर हो, रिसीटेड, आप लोग डीमार्ट गए, आपने सर्फ एक्सेल खरीदा, सर्फ एक्सेल टैक्सेबल है, जीएसटी लगता है। आपने से एग्जांपल फ्रूट्स ले लिए, एग्जम्प्ट है। अब डीमार्ट तो सिंगल इनवॉइस बनाए, हर एक के लिए थोड़े अलग अलग बनाए, ओके, उसने तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट बना दिया कि जिसमें सर्फ एक्सेल भी लिखा है एंड वेजिटेबल्स भी लिखा है, राइट।
तो अब क्या डीमार्ट टैक्स इनवॉइस अलग से इश्यू करेगा सर्फ एक्सेल के लिए, वेजिटेबल्स के बिल ऑफ सप्लाई रेज करेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में टैक्सेबल गुड्स भी है एंड एग्जाम गुड्स भी है, तो क्या करेगा? प्रॉब्लम समझा? प्रॉब्लम समझा? तो एक ही सेल में टैक्सेबल सेल भी है, एग्जाम सेल भी है, तो क्या करना है? ये रूल याद मत रखो, चलेगा। एज पर रूल 46A, अगर एक ही ट्रांजैक्शन में टैक्सेबल गुड्स भी है एंड एक ही ट्रांजैक्शन में एग्जाम गुड्स भी है, then supplier is required to issue कौन सा डॉक्यूमेंट? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। देखो नाम पढ़ो, क्या इश्यू करना है? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। मतलब देखो दोनों वर्ड, इनवॉइस भी है बराबर, बिल ऑफ सप्लाई भी है। तो अगर ये आता, जो एक्चुअली कोई भी इश्यू नहीं करो अलग बात है, बट बोला गया एक्ट में इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना चाहिए। ओके, तो कौन सा डॉक्यूमेंट करना चाहिए एक्चुअली? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कब? जब टैक्सेबल गुड्स भी है, एग्जाम गुड्स। बट एक आयरन है कि कोई करता नहीं। अब डीमार्ट से लोगे ना, वो लोग नहीं कर, वो लोग टैक्स इनवॉइस ही बना। तो अब तक तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, बट ले सकती है। आप एग्जाम में याद रखिए, आपको इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई ही इश्यू करना है। ओके, चलो अब ये स्लाइड पे आओ। एडवांस ऑन सर्विस कलेक्टेड, जैसे एग्जांपल, सपोज मैंने एडवांस कलेक्ट किया सर्विसेज पे, सर्विस बाद में दूंगा, अभी तो सिर्फ एडवांस लिया है। जैसे मैं आपको टीचिंग देने वाला हूँ उससे जनवरी में, आपने मेरे कोचिंग ज्वाइन कर लिए, ठीक है, तो मैंने 10 लाख रुपए आपसे एडवांस ले लिए, सर्विस में आराम से बाद में दूंगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर है जो उसमें क्या कहा है, जीएसटी कब लगता है? जब मैं इनवॉइस दूंगा, सर्विस दूंगा तब, या फिर मैं आपसे एडवांस में पैसा ले लूं तब, विच एवर इट इज। जब मैंने एडवांस में पैसा ले लिया तब भी जीएसटी आएगा, या फिर मैं आप पे इनवॉइस इश्यू करूंगा तब भी जीएसटी आएगा, विच एवर इज इट। जब मैं एडवांस कलेक्ट कर रहा हूँ उस पे जीएसटी आएगा। जो भी 10 लाख का एडवांस कलेक्ट किया है उस पे जीएसटी आने वाला, उस पे जीएसटी आएगा। तो लेके देखो, तो 1,80,000 का 10 लाख पे 18%, वो भी मैं आपसे कलेक्ट करूँ, ठीक है, 1,80,000। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने तो सर्विस दी नहीं, मैं इनवॉइस इश्यू कर ही नहीं सकता, तो एडवांस के लिए मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा? टैक्स इनवॉइस नहीं कर सकता क्योंकि सर्विस दी नहीं, तो एडवांस के लिए मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग पे इश्यू करना होगा? तो ये देखो क्या है, अगर मैं एडवांस कलेक्ट करता हूँ एंड सर्विस बाद में देने वाला हूँ, तो मुझे इश्यू करना होगा रिसीट वाउचर। क्या डॉक्यूमेंट है? रिसीट वाउचर करना होगा। क्या नाम है सर? रिसीट वाउचर। देखो हर एक के लिए अलग आंसर है, ये सारे एमसीक्यू में आ सकते हैं, कोई भी एक आ जाएगा एमसीक्यू में, अगर एमसीक्यू एग्जाम है तो। ओके, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा? रिसीट वाउचर आता है। रिसीट मतलब एडवांस रिसीट, जो एडवांस में पैसे मिले वो डॉक्यूमेंट आता है। इज इट ओके? ये देखो वही है, रिसीट वाउचर का फॉर्मेट है, कुछ दम नहीं है, खाली वही है। इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई की जगह क्या नाम डाल दिया है? रिसीट वाउचर। जब भी आप एडवांस कलेक्ट करते हो, देखो आर्किटेक्ट सर्विस पे सपोज मैंने एडवांस कलेक्ट किया 5 लाख प्लस जीएसटी, क्या बन जाता है? रिसीट वाउचर बन जाता है। ओके, हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट है, सॉरी ये रह गया। अब देखो ये सुनो क्या, सपोज आप लोग से मैंने एडवांस कलेक्ट किया 10 लाख प्लस जीएसटी अप्रैल में, ठीक है, ये जीएसटी मैंने भर भी दिया, सर्विस में आपको जुलाई में देने वाला, सर्विस में आपको जुलाई में देने वाला, तो ये जो जीएसटी मैंने आपसे कलेक्ट किया ना 1,80,000, ये मैंने गवर्नमेंट को भर दिया, ये मैंने गवर्नमेंट को भर दिया, ठीक है, 1,80,000 जो आपसे कलेक्ट किया मैंने भर भी दिया गवर्नमेंट को। अब क्या हुआ, जून में मैं आपको सर्विस कब देने वाला हूँ? जुलाई में। जून में आपको कुछ तो हुआ, आपने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया, आपने पैसा रिफंड मांगा, आपने पूरा जीएसटी के साथ पैसा रिफंड मांगा, मैंने आपको पूरा रिफंड 10 लाख भी दिया प्लस जीएसटी, जो भी आपने पैसे दिए थे पूरे 11,80,000 का रिफंड दे दिया।
ये तो गड़बड़ नहीं आपको लग रही? मेरा तो डबल पैसा हो गया ना। मैंने तो 1,80,000 जो आपसे कलेक्ट किया था वो तो गवर्नमेंट को दे दिया था। ये देखो पहले ही 1,80,000 दे चुका हूँ और यहाँ मैं आपको पूरा रिफंड दे रहा हूँ 11,80,000 का। 1,80,000 का तो मेरा नुकसान हो गया। तो क्या सप्लायर लॉस बेयर करेगा 1,80,000 या उसको गवर्नमेंट से रिफंड मिल सकता है? ये जीएसटी का गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आ रहा है। देखो लिखा है एक्ट में, सेक्शन 31 में लिखा है कि अगर सप्लायर ने जो भी एडवांस कलेक्ट किया विद जीएसटी और सप्लायर वो रिफंड कर रहा है अलोंग विद जीएसटी, पूरा 11,80,000 रिफंड कर रहा हूँ, तो सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट ट्रेस करना है, रिफंड वाउचर। डॉक्यूमेंट है रिफंड वाउचर इश्यू करना होगा। रिफंड वाउचर मतलब मैं रिफंड दे रहा हूँ अलोंग विद जीएसटी। देखो ये भी मैं बाहर पे रेस करूंगा उस रिसीप्ट। आप लोग को रिफंड दे रहा हूँ ना, तो आपको 10 लाख भी रिफंड दिया, 1,80,000 का भी रिफंड दिया, तो मैं आप पे डॉक्यूमेंट रेस करूंगा रिफंड वाउचर। ठीक है, और ऑन द बेस ऑफ दिस रिफंड वाउचर मैं गवर्नमेंट से रिफंड मांगूंगा 1,80,000 का एज एक्सेस पेमेंट ऑफ जीएसटी। इस रिफंड वाउचर के बेस पे मैं गवर्नमेंट से रिफंड मांगूंगा कि देख मैंने 1,80,000 का भी रिफंड दिया जीएसटी का, जो मैंने डिपॉजिट किया वापस दे दे। तो गवर्नमेंट मुझे रिफंड देती है 1,80,000। इतना इजी नहीं है रिफंड लेना, डिफिकल्ट है। यहाँ तो ठीक है, एग्जाम में ठीक है, बाकी इट इज वेरी डिफिकल्ट। देखो रिफंड कैसे लेना, तो लॉग इन करना है, रिफंड में जाना है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड, यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लिखना है कभी रिफंड दिया, कौन से मंथ में रिफंड दिया, एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली मुझे करनी है रिफंड एप्लीकेशन, एंड बाद में आगे प्रोसीड। रिफंड आने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लग जाता है आजकल, तो प्लीज ऐसा मत करो। ओके चलो सर हाँ, बोलिए। हेलो सर। हाँ, इसमें अगर हम लोग बैंक से कुछ करते हैं तो हम लोग बैंक से जब उनसे रिफंड मांगते हैं तो वो हमें खाली मतलब प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं, जीएसटी नहीं देते हैं। हाँ, तो अगर वो हमको, हाँ सर, वो अगर हमको जीएसटी देंगे तो उनको भी मिलेगा ना जीएसटी का रिफंड गवर्नमेंट से? मैं वही बोल रहा मैडम कि ये जो गवर्नमेंट से रिफंड है ना, वो सिर्फ हाँ। एक्ट में लिखा है कि आता है, प्रैक्टिकली अब रिफंड मांग तो गवर्नमेंट देता ही नहीं। इसलिए अच्छा। बैंक को इतने हर्डल्स आ रहे हैं। बैंक नहीं, कोई भी लोग, मैं मेरा भी एग्जांपल लूं कि अगर मैं आपको रिफंड दूंगा तो मैं जीएसटी वापस नहीं देना, क्योंकि गवर्नमेंट से रिकवरी करना, रिफंड लेना मतलब इट इज अ बिग टास्क, वो मिलता ही नहीं। ओके सर। ये सिनेरियो हुआ था, मैं एक बताऊंगा, जो अभी कोविड के पहले जो भी मैरिजेस के हॉल की बुकिंग हुई थी सारे, तो सब लोग ने एडवांस पे किया था तो बुक अ हॉल, एंड हॉल वालों ने ये सब पैसा गवर्नमेंट को दे भी दिया जीएसटी। अब सारे बिकॉज ऑफ कोविड शादी वादी तो घर पे हुई, तो वो जो भी बुकिंग हुई जो कैंसिल हुई, तो सारों ने पैसा दिया, ओनली नेट अमाउंट, जीएसटी किसी ने भी वापस दी, क्योंकि गवर्नमेंट से मिलना इज अ टास्क। तो एक्ट में लिखा है रिफंड वाउचर कर दो, बट प्रैक्टिकली भगवान जाने कब आए। ठीक है सर। ओके चलो, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये देखो, अब हम पढ़ रहे हैं सर्विस सप्लाइड बाय सप्लायर व्हिच आर कवर्ड अंडर आरसीएम। ये हमने रिवर्स चार्ज चैप्टर पढ़ा है, उसका बारे में बता रहा हूँ। सपोज मैं बायर, मैंने एडवोकेट सर्विस ली, क्या बोल रहा हूँ, मैंने एडवोकेट सर्विस ली 5 लाख रुपए की। सपोज आप लोग सब एडवोकेट हो, मैंने आप लोगों से सर्विस ली है 5 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरा 50,000 रुपए, मैंने रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरा 50,000 रुपए। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सर आप लोग सब एडवोकेट हो, आप लोग सबके पास जीएसटी नंबर है, एडवोकेट को क्या डॉक्यूमेंट रेज करना हो? आप तो मुझसे जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं रिवर्स चार्ज में भर रहा हूँ, तो आप लोग को कोई डॉक्यूमेंट रेज करना है क्या? एडवोकेट को कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू करना है कि जरूरत नहीं? ये क्वेश्चन आया है। तो ये देखो क्या लिखा है, अगर एडवोकेट या जीटीए के पास जीएसटी नंबर है लेकिन उनकी सर्विस कवर्ड है रिवर्स चार्ज में, मतलब वो लोग जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहे, रिसिपेंट भर रहा है रिवर्स चार्ज, तो भी एडवोकेट को एक डॉक्यूमेंट रेज करना होगा।
तो भी एडवोकेट को डॉक्यूमेंट, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर है तो उनको यहाँ भी बिल ऑफ सप्लाई रेज करना। यहाँ भी एडवोकेट के पास सिंस जीएसटी नंबर है, जीएसटी एक्ट कहता है कि भले आप जीएसटी मत कलेक्ट करो, भले आप जीएसटी मत पे करो, रिसिपेंट भरेगा, बट आपको सप्लायर डॉक्यूमेंट तो रेज करना होगा। एडवोकेट जीटीए आप लोग रेज करोगे बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि आप लोग जीएसटी कलेक्ट नहीं। तो एडवोकेट को उस पे बिल ऑफ सप्लाई तो रेज करना, समझे? ओके, तो देखो हर एक के लिए आंसर चेंज हो रहा है, अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। देखो अब दूसरा यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, स्ट्रिक्टो क्वेश्चन। सपोज मैंने एडवोकेट से सर्विस ली है, मैं जीएसटी भर रहा हूँ, रिवर्स चार्ज में से 50,000 रुपए भर दिए, बराबर है। अब सिंस मैंने जीएसटी रिवर्स चार्ज में भरा, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट रेज करना? देखो एडवोकेट ने तो मुझ पे बिल ऑफ सप्लाई रेज किया, क्या मुझे कोई डॉक्यूमेंट रेज करना? सिंस मैं जीएसटी भर रहा हूँ रिवर्स चार्ज में, एडवोकेट ऑन रजिस्टर वो तो भर ही नहीं रहा है कुछ भी, तो कोई करना होगा कि नहीं करना होगा? तो ये देखो क्या है, अगर एडवोकेट अनरजिस्टर है, सिंस अनरजिस्टर है वो तो बिल ऑफ सप्लाई भी नहीं करेगा, टैक्स इनवॉइस भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बराबर है। मैं जीएसटी भर रहा हूँ रिवर्स चार्ज में, तो फिर मुझे बनाना है एक सेल्फ इनवॉइस। व्हाट नॉनसेंस। हाँ लिखा है एक्ट में कि अगर मैं एडवोकेट से या जीटीए से सर्विस ले रहा हूँ एंड वो लोग अनरजिस्टर है, मतलब उन्होंने बिल ऑफ सप्लाई रेज नहीं किया होगा मुझ पे, तो मुझे खुद ही एक सेल्फ इनवॉइस बना। सेल्फ इनवॉइस मतलब मैं खुद ही इनवॉइस बनाऊंगा अपने नाम पे, सेल्फ इनवॉइस, एंड रिसिपिएंट शैल प्रिपेयर सेल्फ इनवॉइस हर मंथ फॉर ईच सच सप्लाई। हर मंथ का मैं एक सेल्फ इनवॉइस बनाऊंगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सेल्फ इनवॉइस मतलब, सेल्फ इनवॉइस मतलब सेलर भी मेरा नाम, बायर भी मेरा नाम, सिर्फ नरेशन में मैं लिखूंगा एडवोकेट सर्विस अवेल्ड फ्रॉम दिस और दिस। सेल्फ इनवॉइस कहा जाता है। सेल्फ इनवॉइस ये एग्जाम में है, सेल्फ इनवॉइस करके। ये एक्चुअली कोई बनाता नहीं है, आपने अगर जॉब कर रहे हो तो किसी ने ये शायद बनाया नहीं होगा, बट ये एक्ट में लिखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर लगता सिली है, बट प्रैक्टिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकली, क्योंकि काफी कंपनीज गड़बड़ कर रही है, काफी कंपनीज गड़बड़ कर रही है, ये सब वो लोग नहीं बना रहे। एंड जिस दिन जीएसटी ऑडिट आया गवर्नमेंट का, वो लोग के लिए ये सब ओपन पॉइंट्स हो जाएंगे, सीधा पेनल्टी डाल देते वो लोग, सीधा पेनल्टी। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब एक नेक्स्ट स्लाइड देखो, ये तो कभी सुना भी नहीं होगा, ये सुनो। पेमेंट टू द सप्लायर बाय द रिसिपिएंट, क्या कह रहा है? सपोज मैं रिसिपिएंट, मैं एडवोकेट सर्विस लेने वाला हूं, ये देखो मैं लेने वाला, अब तक ली नहीं है 5 लाख, मैंने क्या कर दिया 50,000 एडवांस दे दिया। क्या किया है? 50,000 एडवांस दिए, एडवांस, सर्विस बाद में लेने वाला। ओके, अब देखो recipients required to issue an invoice, और जो मैंने 50,000 एडवांस दिए उस पे भी मुझे रिवर्स टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या मुझे कोई करना है? खाली पेमेंट किया है, इनवॉइस तो सर्विस तो बाद में मिलेगी, इनवॉइस बाद का झंझट। तो एडवांस दिया लिया नहीं है, दिया है एडवांस, उस पे मैंने 50,000 पे रिवर्स चार्ज किया। तो क्या करना होगा? देखो क्या लिखा है, अगर मैं एडवांस दे रहा हूँ 50,000 का एंड उस पे रिवर्स चार्ज भर रहा हूँ, तो उस पे भी मुझे एक डॉक्यूमेंट रेज करना है, पेमेंट वाउचर। उस पे भी मुझे एक डॉक्यूमेंट रेज करना है, पेमेंट वाउचर। कब रेज करना है? अगर मैं एडवांस दे रहा हूँ और उस एडवांस पे मैं जीएसटी भर रहा हूँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एडवांस दे रहा हूँ एंड उस एडवांस पे मैं जीएसटी भर रहा हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट देना है, पेमेंट वाउचर। यार कितने सारे कंप्लायंसेस है, कौन करता है ये सब? कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा है ये सारे कंप्लायंस, किसी को पता तक नहीं। तो ये देखो, इसका समरी देखो, अगर रिवर्स चार्ज आता है तो कैसे? पहला, अगर मैंने एडवोकेट या जीटीए से सर्विस ली है जिस पर मैं रिवर्स चार्ज कर,
लेकिन वो एडवोकेट एंड जीटीए के पास जीएसटी नंबर है, रजिस्टर है, तो वो लोग मुझ पे बिल ऑफ सप्लाई रेस करेंगे। मुझे कोई सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाना, क्योंकि वो लोग जीएसटी में रजिस्टर है। सही है, ठीक है। मैं उनका जो इनवॉइस है उसके बेस पे आईटीसी ले सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने एडवोकेट या जीटीए से सर्विस ली और वो लोग अनरजिस्टर है, तो मैं जो भी रिवर्स चार्ज भर रहा हूँ इसके लिए मुझे सप्लायर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग अनरजिस्टर। तो इस केस में मुझे सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सेल्फ इनवॉइस, मतलब खुद ही पे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। एंड इस सेल्फ इनवॉइस के बेस पे मैं आईटीसी लेता हूँ। सेल्फ इनवॉइस का तो फर्क देखो। बट सर सेल्फ इनवॉइस अगर नहीं भी बनाते हैं तो भी हमें मिलता है ना आईटीसी? नहीं, हम लोग ले लेते हो अलग बात है, बट जिस दिन जीएसटी ऑडिट आया, जैसे मेरे क्लाइंट में अभी आया, सिंस सेल्फ इनवॉइस था, वो गवर्नमेंट ने पूरा डिसअलाउ कर दिया आईटीसी। क्योंकि मैं जहाँ पे काम करती थी सर पहले, तो वहाँ पे ऐसे एडवोकेट का 1-2 केसेस आए थे, तो हम लोग मतलब वो हमको ऐसे बिल देते थे जिसके ऊपर जीएसटी नंबर वगैरह नहीं था, मतलब वो अनरजिस्टर्ड थे, और हम लोग मतलब अपने टैक्स डिपार्टमेंट को भेजते थे, तो वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं आईटीसी लेते थे ऐसा था। आईटीसी तो हम लोग लेते हैं, वो तो 3B में ले ही पाएंगे, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो पोर्टल है, उसको तो पता नहीं है सेल्फ इनवॉइस क्या। वो तो जिस दिन जीएसटी ऑडिट आता है या जीएसटी ऑडिटर रेस करता है तब ये सब क्वेरी खुलती है। ओके सर। तो एक्चुअली बनाना चाहिए। अगर एडवोकेट रजिस्टर है और उसने इनवॉइस दिया है तो प्रॉब्लम ही नहीं, तो मत बना। बट वो अनरजिस्टर है तो आपको बनाने का रूल है। आप ये रूल नंबर पढ़ सकते हो 313F। देखो यहाँ लिखा है एज पर रूल 313F, उसमें क्लियर कट लिखा है। मैं पहले बोला कि कोई कर नहीं रहा है बट करना चाहिए। ओके एंड हाँ, अगर एडवोकेट को आप एडवांस दे रहे हो पैसे, तो आपको रिवर्स टैक्स तो भरना पड़ेगा एडवांस में भी। तो उसमें आप कौन सा डॉक्यूमेंट रेस करोगे? पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर एडवांस, बाकी नहीं। ठीक है, तो समरी इस चैप्टर के अब तक जो सीखा वो सुनते अब तक। अगर मैं टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस दे रहा हूँ तो कौन सा डॉक्यूमेंट सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दूं, टैक्स इनवॉइस। अनरजिस्टर्ड दूं तो भी टैक्स इनवॉइस ही आने वाला है। अगर मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को दूं तो भी टैक्स इनवॉइस ही आने वाला है। लेकिन एग्जम्पशन क्या था? अगर वैल्यू 200 रुपए से कम एंड रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, तो मैं टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं करूंगा हर एक को। हाँ, पूरे दिन का एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना, पूरे दिन का वन सिंगल कंसोलिडेटेड। क्या? फिर अगर मैं एग्जाम गुड्स या सर्विस दे रहा हूँ, चाहे रजिस्टर हो या अनरजिस्टर, कौन सा करूंगा? बिल ऑफ सप्लाई बेस करूंगा। यहाँ भी ऑप्शन है कि अगर 200 रुपए से कम हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं हर एक के लिए कोई बिल ऑफ सप्लाई नहीं बनाऊंगा, पूरे दिन का एक ही बना सकता। ये भी ऑप्शन, सेम ऑप्शन, 200 रुपए प्लीज याद रखना। नेक्स्ट, अगर मैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम गुड्स दे रहा हूँ तो एक ही वो डीमार्ट वाला एग्जांपल दिया। ओके एंड बायर अनरजिस्टर्ड है तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कौन सा डॉक्यूमेंट? इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। करेक्ट है। और भी चालू है समरी। अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्ट बोलता है बिल ऑफ सप्लाई, बट काफी लोग टैक्स इनवॉइस ही करें, गवर्नमेंट अलाउ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये भी तो जीरो रेटेड ही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दूं तो यहाँ पे भी बिल ऑफ सप्लाई बोला है, बट सभी लोग टैक्स इनवॉइस ही इश्यू कर रहे हैं, डिपार्टमेंट अलाउ करता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चल जाता है। ओके, अगर मैं एडवांस कलेक्ट कर रहा हूँ सर्विसेज पे तो जीएसटी एडवांस पे भी लगता है। करेक्ट है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट रेस करूंगा? रिसीट वाउचर। कौन सा डॉक्यूमेंट करूंगा? रिसीट वाउचर। लेकिन अगर मैं ब्रांच ट्रांसफर कर रहा हूँ विद इन द स्टेट, सेम जीएसटी नंबर, अलग नहीं है कोई जीएसटी नंबर, डिलीवरी चालान के बेस पे। लेकिन अगर आउटसाइड द स्टेट कर रहा हूँ डिफरेंट जीएसटी नंबर पे, तो अगर टैक्सेबल गुड्स दिया तो टैक्स इनवॉइस, एग्जाम गुड्स दिया तो बिल ऑफ। करेक्ट है। तो ये देखो कितनी अच्छी समरी है। पूरा कंफ्यूजिंग चैप्टर हो जाता है ये, यहाँ सिली मिस्टेक हो सकती है, बट ऑब्जेक्टिव वाइज ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली भी ये सारी कंप्लायंसेस करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन 31(3A) रिवाइज टैक्स इन लॉ।
अब काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टैक्स इनवॉइस बना के काट के फेंक देंगे, रिवाइज कर देंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कब रिवीजन अलाउड है प्लीज सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। सपोज मैं टैक्स पेयर, मैंने जीएसटी नंबर अप्लाई किया है 1 मई को, ये एक्नॉलेजमेंट है, जीएसटी नंबर नहीं आया अब तक, खाली एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया। मेरा 1 मई को अप्लाई किया, मतलब जीएसटी नंबर आने में टाइम लगता है। मुझे जीएसटी नंबर मिला से 10th में, कोई नंबर भी आ गया, बट ये 10 दिन मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था, 10 दिन मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था। अब सुनो, सपोज आप लोग सबको मैंने गुड्स बेचे, सर्विस बेचे बिटवीन 1 मई टू 10th में, मैंने एप्लीकेशन तो कर दी थी, नंबर नहीं था मेरे पास, तो मैंने 1 मई टू 10th में, इस बीच में मैंने आप सबको गुड्स बेचे। अब सिंस मैंने एप्लीकेशन कर दी थी, तो एक्ट क्या कहता है, सिंस एप्लीकेशन कर दी थी, आपको जीएसटी चार्ज करना है, कलेक्ट करना है, पे भी करना है। इस 10 दिन में मैंने आपको जो भी माल बेचा, मैं आपसे जीएसटी चार्ज करूंगा, कलेक्ट करूंगा एंड पे भी करूंगा। हाँ, लेकिन जीएसटी नंबर नहीं होगा इनवॉइस, क्योंकि नंबर ही नहीं आया अब तक। सही है, सही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, नंबर आया 10th में को, अब मैं तो आपसे पहले ही जीएसटी कलेक्ट कर चुका हूँ, राइट। तो ये चीज मैं कैसे चेंज करूँ, क्या डॉक्यूमेंट दूं आप, नंबर ही नहीं है तो मैं डॉक्यूमेंट कैसे दे दूं इस 10 दिन। तो क्या सोल्यूशन है, ये देखो। अगर मैंने जीएसटी नंबर अप्लाई किया हुआ है, ओके, तो आई विल चार्ज जीएसटी, कलेक्ट जीएसटी बाय इशूइंग टैक्स इनवॉइस। सर मैं टैक्स इनवॉइस ही बनाऊं, ओके, जो भी मैं 1 मई टू 10th में आपको गुड्स बेचूंगा, मैं उस पे टैक्स इनवॉइस ही बनाऊंगा, लेकिन उस पे मैं जीएसटी नंबर नहीं लिखूंगा, उस पे मैं वो एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखूंगा। सो क्योंकि नंबर ही नहीं है जीएसटी, तो कहां से लिखूं, तो फिलहाल के लिए मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर ही लिखूंगा, एआरएम। ओके, एंड जिस दिन नंबर आ गया मेरे पास, जिस दिन 10th मई को नंबर आ गया, अब वो वाला इनवॉइस मैं आप सबसे वापस ले लूंगा एंड मैं आपको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करूंगा विद जीएसटी नंबर। मतलब जो एक्नॉलेजमेंट नंबर था वो इनवॉइस वापस लेके फाड़ दूंगा, और अब 30 दिनों के अंदर मैं आप पे रिवाइज टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा विद जीएसटी, 30 दिनों के अंदर, ठीक है। फॉर ऑल द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द पीरियड, जब 1 मई से 10th में जो भी मेरा हुआ है, उसके लिए मैं रिवाइज टैक्स इनवॉइस बना, समझे। तो इसी केस में रिवीजन अलाउड है, बाकी एक्चुअली एक्ट आपको रिवाइज करने का राइट नहीं देता, हम लोग कर दे तो अलग बात है, बट इसी केस में रिवीजन अलाउड, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ओके, कब आता है, जब मैंने एप्लीकेशन की है जीएसटी नंबर की, लेकिन अब तक मुझे जीएसटी नंबर मिला नहीं है, तभी ये आता है, बाकी नहीं आता। टैक्स पेयर who has applied for GST registration for all the supplies made, जिस दिन एप्लीकेशन की मतलब इफेक्टिव डेट till the date of grant of registration, पहले मैं टैक्स इनवॉइस ही दूंगा, लेकिन उस पे आरएन नंबर दूंगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट। जीएसटी नंबर तो है ही नहीं, तो क्या करें, बराबर है। जिस दिन जीएसटी नंबर आया, मैं आप लोग सबको रिवाइज इनवॉइस दूंगा विद इन 30 डेज, ठीक है। 30 दिनों के अंदर रिवाइज इनवॉइस इश्यू करूंगा विद जीएसटी नंबर। ओके, तो ये देखो, ये भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ सकता है, रिवीजन ऑफ टैक्स इनवॉइस, तो इसी में अलाउ, बाकी आप लोग नहीं कर सकते, बाकी आपके पास एक्ट में पावर ही नहीं। अब देखो आता है नेक्स्ट पॉइंट, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस। रूल 48(1)(48)(2), इनवॉइस कैश से इश्यू करना है। सपोज मैं सप्लायर हूं, रतन टाटा जी रिसिपिएंट है, मैंने उनको गुड्स बेचे 1 लाख प्लस 12% जीएसटी, 1 लाख प्लस 12% जीएसटी। मतलब मेरे पास ट्रक नहीं थी, तो मैंने किसी ट्रांसपोर्टर को रखा, वो ट्रांसपोर्टर ने अपने ट्रक बेचे, मैंने इस ट्रक में माल लोड किया एंड बाद में ये ट्रक आगे गई, बाद में ये ट्रक आगे गई, तो यहाँ और ट्रक अनलोड, गुड्स अनलोड। तो अब हाउ मेनी कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई बनाए, कितनी कॉपी बनाऊं, मुझे ये जो मैं बोल रहा था ना टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, कितनी कॉपी बनानी है। तो देखो क्या कहा, ये भी अच्छा है। पहला,
एज पर रूल 48(1) सप्लायर को कितनी कॉपी बनानी होगी? 3 कॉपीज बनानी होगी, एक नहीं 3 कॉपीज बनानी होगी। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड इश्यू 3 कॉपीज ऑफ टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई। 3 कॉपी। पहली कॉपी ओरिजिनल कॉपी जो बायर के नाम पे गुड्स है उसके जो रिसीपेंट है उसके नाम पे बनी ओरिजिनल कॉपी, उसमें लिखा होगा ओरिजिनल फॉर रिसीपेंट करके, तो ही रतन टाटा जी के नाम पे ओरिजिनल दे दूंगा। फिर डुप्लीकेट कॉपी जो ट्रांसपोर्टर था ना उसके नाम पे बना दूंगा, उसमें भी लिखा होगा डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर। एंड ट्रिप्लीकेट जो थर्ड कॉपी है वो मेरे लिए रहे सप्लायर के लिए, ये मेरे रिकॉर्ड के, इस पे मार्क होगा ट्रिप्लीकेट। तो जो भी मैं गुड्स सप्लाई करूंगा उसके लिए 3 कॉपी रहती है, एक कॉपी नहीं बनती। करेक्ट है? करेक्ट है। सो ओरिजिनल कॉपी बायर की, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के लिए एंड ट्रिप्लीकेट सप्लायर, ऐसे 3 कॉपी गुड्स के लिए बने। अब रूल 48(2) है सर्विसेज की। अब सर्विस में सपोज मैं सर्विस दे रहा हूँ, अब सर्विस तो ऑनलाइन होती है बराबर, सर्विस पे थोड़ी ट्रक और वो सब रहता है, वो तुम कैसे भी कर सकते। सर्विस का इंटेंजिबल ईमेल से होती है, मोबाइल से होती है, एसएमएस से होती है, ऑनलाइन होती है, ट्रांसपोर्टेशन तो रिक्वायर नहीं होता है। तो अब हाउ मेनी कॉपीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस? तो देखो क्या है रूल 48(2) में लिखा है, अगर मैं सप्लायर हूँ, सर्विस दे रहा हूँ रिसीपेंट को, मुझे प्रिपेयर एंड इश्यू करने 2 कॉपी। सर्विस के लिए सिर्फ 2, गुड्स के लिए 3 लिखिए, गुड्स के लिए 3 लिखिए। तो देखो पहले ओरिजिनल कॉपी है रिसीपेंट की, उसके बेस पे आईटीसी लेगा, उस पे मार्क होगा ओरिजिनल, एंड डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर की, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होगी जिस पे मार्क होगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट हो ही नहीं सकते क्योंकि सर्विस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, समझे? तो ये आ गया मैनर ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या? अब हम आते हैं रूल 46। इनवॉइस कब से मैं बोल रहा हूँ यार, उसका कंटेंट क्या हो? व्हाट आर द कंटेंट ऑफ इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस? कुछ कंटेंट होंगे ना, जैसे मैं टैक्स पे सपोज मैं रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा हूँ, केटरिंग दे रहा हूँ, कमीशन इनकम कमा रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, गुड्स भी बेच रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में क्या क्या लिखना होगा, मतलब व्हाट आर द कंटेंट, क्या क्या कंटेंट रहते। कोई भी इनवॉइस अगर आपने देखा हो तो उसमें देखो क्या आता है, पहले तो सॉरी जीएसटी नंबर दिख रहा है आपको, जीएसटी RES1, मतलब मैं अलग कर सकता हूँ उसको। सीरियल नंबर रहता है ना, ठीक है। मैं ये मल्टीपल सर्विस दे रहा हूँ, एम आई राइट? एक थोड़ी बेच रहा हूँ, कमीशन, केटरिंग कमीशन, एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट सब कर। तो रेस्टोरेंट के लिए देखो मैंने सीरियल नंबर क्या लिखा, GST RES01। केटरिंग के लिए मैं अलग बना रहा हूँ, GST CAT, ताकि पता चले केटरिंग है। कमीशन के लिए अलग बना रहा हूँ, GST COS। तो मैं मल्टीपल सीरीज बना रहा हूँ। एक्सपोर्ट है तो EXP, प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ABC तो ABC। तो मैं ये अलग अलग कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले ऑन द बेसिस ऑफ ये इनवॉइस नंबर कि मैंने क्या बेचा। तो क्वेश्चन यही आ रहा है, क्या टैक्स पेयर मल्टीपल सीरीज रख सकता है? क्या मैं एक ही तो बंदा हूँ, एक ही GST नंबर है मेरे पास, तो क्या मैं मल्टीपल सीरीज ऑफ इनवॉइस रख सकता हूँ, या मुझे कंटिन्यूस 1 सीरीज ही रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मैं सर्विस वाइज प्रोडक्ट वाइज अलग भी कर सकता हूँ? तो देखो क्या लिखा रूल 46 में लिखा है, टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है he may maintain multiple series of invoice, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैं चाहूँ तो 10 सीरीज भी रख सकता हूँ, 50 सीरीज रख सकता हूँ, 5000 भी रख सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। काफी कंपनीज प्रोडक्ट वाइज सीरीज नंबर अलग रखते हैं, सर्विस वाइज भी सीरीज नंबर अलग रखते हैं ताकि उनकी यूनिफॉर्मिटी। ओके, तो यू मे मेंटेन मल्टीपल सीरीज, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ओके, अब आता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस। ये अच्छा है, क्या स्पेशल प्रोविजन है वो देखो। रूल 54, स्पेशल प्रोविजन फॉर द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। सपोज बैंक्स, किसी को स्पेशल प्रोविजन है, सबको नहीं है, बैंक्स को है, एनबीएफसी को है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन, हमारे लिए नहीं। क्या स्पेशल प्रोविजन है वो सुनो। जीटीए के लिए है,
पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इनके लिए भी है स्पेशल प्रोविजन। इसके किसके लिए है वो पहले सुन लो। एंड एडमिशन टू सिनेमाटोग्राफिक फिल्म यानी सिनेमा, इन सब के लिए स्पेशल प्रोविजन, बाकी है किसी के लिए, मैं और आपके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं। क्या स्पेशल प्रोविजन है वो सुन। पहले बैंक्स के लिए। ओके, सपोज मैं रिसिपिएंट हूँ, मैं एसबीआई में गया हूँ, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे मैंने एसबीआई से फॉलोइंग सर्विस ली है। क्रेडिट कार्ड के लिए, उसके लिए उसने मुझे 1000 रुपए लगाया। डिमांड ड्राफ्ट निकलवाया था, उसने 2000 प्लस जीएसटी लगाया। लोन लिया था तो लोन प्रोसेसिंग फीस लगाए 46,000। एसएमएस चार्जेस, ऐसे करके उसने 50,000 का बिल लगाया और उसने जीएसटी की। तो एसबीआई के पास लाखों कस्टमर है, हर एक को क्या सेपरेट इनवॉइस देगी? हाँ, क्या हर एक को अलग अलग इनवॉइस देगी? कैसे करना है इनवॉइस सीरीज, कैसे मेंटेन कर उसको समझ नहीं। सही है, लाखों करोड़ तो कस्टमर है एसबीआई के पास। तो देखो क्या लिखा रूल 54 में लिखा गया है विद नोटिफिकेशन 45। वो जाने दो, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। अगर मैं सप्लायर हूँ, ठीक है, एंड मैं बैंक हूँ, एनबीएफसी हूँ, फाइनेंशियल हूँ या इंश्योरेंस कंपनी, सिर्फ ये 4 हूँ, तो मैं पूरे महीने का सिंगल कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे सकता हूँ, या सिंगल कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ फॉर ईच रिसिपिएंट एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर ऑल द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग। मतलब जो डीडी इश्यू के उसके लिए अलग बिल नहीं बनेगा, लोन प्रोसेसिंग के उसके लिए अलग नहीं बनेगा, एसएमएस के लिए अलग नहीं होगा, सबका टोटल मंथ वाइज, आई रिपीट, सबका टोटल मंथ वाइज एक सिंगल इनवॉइस बनेगा पर रिसीप्ट। ओके, एंड इनवॉइस वर्ड जरूरी नहीं, कुछ भी वो लोग इश्यू कर सकते, कोई भी डॉक्यूमेंट, इट मे बी फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिकली, सीरियली नंबर हो कि ना हो चलेगा, हो कि ना हो चलेगा। तो एसबीआई ये सारे सर्विस के लिए मुझे हर एक के लिए अलग अलग नहीं देगी, वन सिंगल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट देगी एट द एंड ऑफ द मंथ 50,000 प्लस जी। एंड जरूरी नहीं है टैक्स इनवॉइस, क्या लिखा है? टैक्स इनवॉइस और एनी डॉक्यूमेंट। मतलब आपको आ जाता है, पता है, हर मंथ ईमेल आता है आपको, हर मंथ आपको एक ईमेल आ जाता होगा, बैंक स्टेटमेंट आ जाता है आपको, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है। फॉर्म 16 आ जाता है, जिसमें सारा कुछ जीएसटी एंड सब कुछ लिखा रहता है। तो दैट इज सफिशिएंट। बैंक आप पे हर एक के लिए इनवॉइस रेस नहीं करता। 15 रुपए का डेबिट चार्ज लगा था हर महीने, क्या उसके लिए इनवॉइस देखा है? कभी नहीं आता, मैसेज कर देता है, ईमेल कर देता, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि वरना बैंक तो पागल हो जाएगी हर एक के लिए। ओके, तो ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। 1 सेकंड, मेरा हैंग हुआ कंप्यूटर। सिर्फ बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये स्पेशल प्रोविजन है। क्या है कि वो लोग पूरे महीने का सिंगल कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं, या एनी डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट दे दे या कोई भी डॉक्यूमेंट फॉर ईच रिसिपिएंट एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर ऑल द सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ। ऐसे करके कर सकते। हमारे लिए नहीं है ये सब। इज इट ओके? अब जीटीए के लिए आते हैं। जीटीए वालों के लिए काम बढ़ा दिया, कम नहीं किया। जीटीए वालों के लिए काम बढ़ा दिया। क्या काम बढ़ा दिया वो सुनते हैं। ये देखो, ये मैं जीटीए हूँ, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जीटीए हूँ तो ट्रक है मेरी, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, लोडिंग अनलोडिंग करता हूँ, बराबर है। तो इसके लिए मेरे पे जो रेगुलर है वो तो करना ही है, प्लस और काम बढ़ा दिया। वो देखो क्या किया। सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ, मुझे 500 केजी केमिकल सप्लाई करना है श्री रतन टाटा जी दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई करना है। अब मैंने हायर किया इस ट्रांसपोर्टर को, जीटीए को, ये अपनी गाड़ी लेके आया, नंबर देखो MH02। इसमें मैंने गुड्स लोड किए एंड बाद में ये गए रतन टाटा जी के, ठीक है। तो रूल 54 क्या कहता है वो सुनो। ये कंसाइनी हो गए, मैं कंसाइनर हूँ। जिससे माल लिया जाता है वो कंसाइनर होता है, जिसको माल दिया जाता है कंसाइनी होता है। ओके, जीटीए इसके लिए मुझे टैक्स इनवॉइस रेज कर सकते। आप देखो क्या लिखा, और मैं जीटीए को पैसा भी दूँ 5 रुपए, ठीक है, सॉरी। अब देखो इसके लिए वो पूछ रहा है व्हाट आर द डिटेल्स जीटीए को देना होगा ऑन द टैक्स इनवॉइस। जीटीए को कौन सी एडिशनल डिटेल्स देनी। जीटीए अगर अनरजिस्टर्ड है तो टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर जीटीए रजिस्टर्ड है
तो व्हाट आर द डिटेल्स जीटी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन? तो ये देखो रूल 54(3) में कुछ कहा है एट जीटीए को एडिशनल डिटेल लिखनी है। कौन सी ये देखो, पहले कंसाइनर किससे माल लिया वो लिखना है, किसको माल दिया वो लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो ट्रक का नंबर था ना MH02 वो लिखना है, कहां से गुड्स लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहां गुड्स जा रहे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, कितना माल है 500 kg ये भी लिखना है, एंड कौन जीएसटी भरने वाला है, जीटीए भरने वाला है फॉरवर्ड चार्ज में या कंसाइनर, ये सारी चीजें जीटीए को लिखनी होगी। कब? अगर जीटीए के पास जीएसटी नंबर है तो, वरना नहीं जरूरत। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स लिखना। वापस देखो क्या क्या लिखना है, कौन कंसाइनर है, किससे माल लिया, कहाँ जा रहे कंसाइनर, जो कौन से ट्रक नंबर है वो लिखना है, कहाँ से गुड्स लिए, कहाँ गुड्स की डिलीवरी होगी, कितना सामान था, एंड कौन जीएसटी भरने वाला है। क्या जीटीए फॉरवर्ड चार्ज में 12% बनेगा या रिवर्स चार्ज में आएगा, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो जीटीए को एडिशनल डिटेल स्पेशल प्रोविजन में बेचारे का काम बढ़ा दिया। देखो बैंक को तो मजा पड़ी, उसको तो इनवॉइस कुछ भी नहीं करना है, ये लोग का काम बढ़ा दिया। अब आता है नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसका भी एक अच्छा पॉइंट है, सॉरी ये देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पैसेंजर मतलब जो एयरलाइन होती है, बस होती है, ये लोग क्या करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं। तो इनके लिए एंड सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं होता, बस होती है, फिर रेलवेज होती है, ये सब लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, क्रूज होती है, तो इनको भी तो इनवॉइस रेस करने पड़ते हैं। करेक्ट है, इनको भी इनवॉइस रेस करने पड़ते हैं। मेट्रोस में भी आप ट्रैवल करते हो तो उनका इनवॉइस देखा है क्या कभी? तो देखो कैसे होता है। सपोज ये लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फर्स्ट क्लास का अगर रेलवे पास निकाल तो चेक करना उसके जीएसटी रहता है, उसमें लिखा भी रहता है जीएसटी। सपोज फर्स्ट क्लास का रेलवे पास निकाला आपने 1000 प्लस जीएसटी, फर्स्ट क्लास की रेलवे टिकट निकाली से 50 प्लस जीएसटी। ओके, तो अब तो ऐसा करोड़ों लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो रेलवे तो पागल हो जाएगी, इनवॉइस नंबर वाइज डिटेल दो, नेम ऑफ द रिसिपिएंट लिखो, कहां से करेगी ये सब, कहां से करेगी ये सब? तो इसका सॉल्यूशन भी है एज पर रूल 54(4). टैक्स पेयर अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है तो वो जो इनवॉइस रेस करेगा ना, इट शैल इंक्लूड टिकट इन एनी फॉर्म। ओके, उसमें रिसिपिएंट का एड्रेस दे। ऑब्वियसली पागल कभी देखा है, वरना तो लाइन जो लगती है वो 10 घंटे की लाइन लगेगी। तो जो टिकट रेस करेगा उसमें एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट नहीं भी होगा तो चलेगा। डॉक्यूमेंट मे और मे नॉट बी सीरियली नंबर, मतलब कोई भी नंबर डाल दोगे तो भी चलेगा, मे और मे नॉट बी सीरियली नंबर। तो ये फैसिलिटी दी है। टैक्स इनवॉइस मस्ट कंटेन, बाकी सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए जो रूल 46 में लिखा, बाकी सारे पर्टिकुलर्स चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज में मार्क्स दिया हुआ। एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट नहीं भी होगा चलेगा, डॉक्यूमेंट मे और मे नॉट बी सीरियली नंबर, बाकी सब कुछ होना चाहिए, बाकी सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट दिया हुआ है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाला। ओके, एंड फाइनली एडमिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, जो आप मूवी देखते हो और वो सब में, तो उसमें कैसे होता है? जैसे सिनेमा टिकट्स होती है, आप मल्टीपल स्क्रीन की मूवी देखते हो तो उसमें भी तो ये फैसिलिटी होती है, आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लगा है सब कुछ। तो कैसे ये वर्क करता है वो देखो, दिख रहा है ये जीएसटी 6% पर। तो देखो सपोज आप मूवी देखने जाते हो, मूवी टिकट से 500 प्लस जीएसटी के लिए, अब तो ऑनलाइन भी बुक करते हो, सब कुछ करते हो, तो क्या सारे पर्टिकुलर्स लिखने हैं? तो क्या रखा है रूल 54(4) में कहा है कि अगर मैं एडमिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म देता हूँ, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू कर सकता हूँ। जैसे पेटीएम से आप करते हो, बुक माई शो से करते हो, तो ऑनलाइन टिकट मिलती है, जरूरी नहीं है थिएटर में जाके करना, आप तो वो फोटो दिखा के भी आप एंट्री ले सकते हो है ना मोबाइल में, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट अलाउड है, उसी को इनवॉइस माना जाता है। ओके, इट मे और मे नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ रिसिपिएंट,
में, मतलब आप पेटीएम से बुक करते हो, बुक माई शो से बुक करते हो, तो आप अपना एड्रेस नहीं डालते हो, आप सीधा टिकट बुक कर देते हो, तो इट मे और मे नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ द रिसीवर, बाकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये भी एक फैसिलिटी दी है, समझे? तो ये सारे पॉइंटर्स है जो हमें ध्यान देने हैं, जिसका हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो रूल 54 में क्या लिखा है। पहला किसको बेनिफिट है? बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं हर एक पूरे मंथ का, या कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू कर सकते हैं, इनवॉइस जरूरी नहीं, फॉर ऑल द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ। डॉक्यूमेंट फिजिकल हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, दोनों। ओके, फिर जीटीए को बेचारे को बहुत काम बढ़ा दिया, कंसाइनर, कंसाइनी, सारी डिटेल्स लिखनी है, कौन से ट्रक में माल जा रहा है, कौन जीएसटी भरेगा, ये सब कुछ लिखना है, काम बढ़ा दिया, कम तो किया नहीं। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, रेलवेज, एयरलाइंस, अब ये लोग टिकट कोई भी फॉर्म में कर सकते, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, रिसिपेंट का एड्रेस नहीं लिखा तो भी चलेगा, मे और मे नॉट बी सीरियली नंबर डॉक्यूमेंट, कोई भी नंबर करेंगे चलेगा। एंड एडमिशन टू सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू कर सकते हैं जिसको इनवॉइस माना जाएगा। इट मे और मे नॉट कंटेन डिटेल्स ऑफ द रिसीट, जरूरी नहीं क्या क्या है, मे और मे नॉट कंटेन। ओके, अब क्या क्या डिटेल्स कंटेन करनी चाहिए जो रूल 46 में लिखा है वो मैं एक बार बताऊं। एग्जम्पशन तो पढ़ा, लेकिन क्या क्या रूल 46 में लिखा है वो सीख लो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछने वाले, बट सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ कि सपोज मैं इनवॉइस रेज कर रहा हूँ इस डेट को, रतन टाटा जी पे इतनी क्वांटिटी, इतना वैल्यू है, ये जीएसटी रेट है एंड ये जीएसटी अमाउंट। अब इनवॉइस पे मुझे क्या क्या डिटेल लिखनी है, ये इनवॉइस नंबर। ओके, रूल 46 कहता है कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस आर एज फॉलोज, पहले कौन सप्लायर है वो लिखना है, उसका जीएसटी नंबर क्या है वो लिखना, फिर 16 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका आपको इनवॉइस नंबर लिखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस नंबर कितने डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता, 16 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता। नेम ऑफ द रिसिपेंट, मतलब कौन बाहर है उसके लिखना, अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस लिखना है, जीएसटी नंबर होगा ही, सही बात है। ओके, डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, कौन से इनवॉइस डेट है वो लिखना, कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो लिखना, कौन से नेचर ऑफ गुड्स है आपके, क्या दे रहे हो आप गुड्स में, केमिकल दे रहे हो, काजू बादाम दे रहे हो, क्या दे रहे हो। फिर एचएसएन कोड, एसएससी कोड एक इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब गुड्स क्या है उसका एक एचएसएन कोड होता है, या सर्विस अकाउंटिंग कोड है। जैसे एसी खरीदा तो एचएसएन कोड से मालूम पड़ता है क्या है। ओके, एंड अगर मैंने रेंट दिया तो सर्विस अकाउंटिंग कोड है। फिर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या है, मतलब इंक्लूडिंग जीएसटी 5,60,000, नेट वैल्यू क्या है, जीएसटी रेट क्या है, जीएसटी अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें रखती है। फिर टाइप ऑफ टैक्स, सीजीएसटी क्या है, कहाँ माल जा रहा है, वो गोवा जा रहा है, ठीक है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी, अगर कोई डिफरेंट पर्सन है, क्या टैक्स रिवर्स चार्ज में भरना, जैसे मैं एडवोकेट और आप पे कर रहा हूँ, यस और नो, एंड डिजिटल सिग्नेचर या रेगुलर सिग्नेचर, ये सारे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट है जो लगते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था कि कोई भी इनवॉइस बनाओ तो उसमें ये सारे कंटेंट लगते हैं। एंड रूल 54 में जो हमने अभी पढ़ा, जो एग्जम्पशन है, वो एक एग्जम्पशन सबको मिला, बैंक्स को, जीटीए को, फिर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म को, और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। बोलो सर, आपको समझा ये सारे पॉइंटर्स कि बाउंसर क्या है? ये जब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें ध्यान देना प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकते हैं, अगर राइटिंग में एग्जाम हो रही है तो फिर शायद ना भी आए, लेकिन एमसीक्यू में तो डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, अभी तक ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके क्रेडिट नोट करके पार्ट है, वो कल सुबह होगा। कल भी 9 बजे लेक्चर है, 9 to 11। कोई भी डाउट है इस चैप्टर में प्लीज बताइए। तो ये सब नोट्स भेजे ना? ये नोट्स पता नहीं, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि शायद मैं ये नोट बना नहीं पाया हूँ, तो ये नोट्स नहीं भेजिए। ये पीपीटी भेजेंगे तो भी चलेगा सर? ये नहीं भेज सकता सर, क्योंकि ये पीपीटी में 36 और वो सारे, तो ये पीपीटी नहीं भेज पाऊंगा।
ये नोट मिल जाएगा तो कल से पीपीटी तो ये इफेक्ट्स के साथ चला जाएगा, तो ये समझेगा ही नहीं और फिर प्रॉब्लम होगा। उसका पीडीएफ करके मुझे चेंज करके सब करना पड़ेगा। ये मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये समझ डायरेक्टली मैं सर नहीं दे सकता क्योंकि मैं ये सब लेक्चर्स अलग से भी लेता हूँ, तो ये मैं नहीं। आप अलग से पीडीएफ बना के भेज दो सर। हाँ मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो क्रेडिट नोट पार्ट पेंडिंग है, वो कल सुबह 9 बजे मैं लूंगा। रिवर्स चार्ज के भी कुछ पार्ट है जो कल कवर। आज के लिए इतना ही था। क्वेरीज है तो प्लीज पूछिए, नो प्रॉब्लम। नो सर। ओके ठीक है, तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। कल सुबह 9 बजे फिर से मिलते हैं। सोते मत रहना, 9 बजे लेक्चर है। चलो गुड बाय। संडे का सर। ऐसे जल्दी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जो हम तुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दें। तेरे जैसे हैवानों की लिस्ट है हमारे पास, जिनका शपथ विधि होने से पहले ही अंतिम विधि हो गया। ये 2% के गुंडे की वजह से ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस वालों के घर चलते हैं। हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो तुम लोग। मौका मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा। स्पेशल चाय पीने से पहले बोलना सीख। तू सिखा दे। स्पेशल चाय बोलते हैं उसको। आज से हमारी बंद। आधी रोटी खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे। मैं आधी नहीं खाऊंगा, मैं पूरी थाली खाऊंगा, वो भी स्वीट डिश के साथ। आपने महाभारत पढ़ी? पढ़ी नहीं, लेकिन टीवी पे देखी। महाभारत का हीरो कौन था? अर्जुन। दिमाग कृष्ण भगवान। इसका मतलब हम कुछ नहीं करेंगे। करेंगे, दिमाग से खेलेंगे। जिस दिन है सरदार दी हटेगी, सब दी फटेगी। अंगूठा ले इसका। मरे हुए का अंगूठा भी अंगूठा ही होता है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन करा तो बाजी ही रहे। मेरी भी पैदाइश महाराष्ट्र की ही है, लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं बना। मैं बना गुंडे दा बाप, पुलिस वाला। साहब अपुन अलग है, अपुन टिका रहेगा। इस दुनिया में कुछ नहीं टिकता सिवाय प्लास्टिक के। तो आप ऐसा समझो कि अपुन प्लास्टिक। हे जरा प्रेमाने ठेवा, मी ह्याची प्रेमाने ठासतो। तू जानता है क्या, अपुन पुणे का नया भाई है। तू पुणे का नया भाई है, मैं पहले से हिंदुस्तान का भाई हूँ। जिस दिन सरदार की हटेगी, सबकी फटेगी। आज इस सरदार की हट गई।